इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2026 के बारे में पूरी 1 ईयर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 1 ईयर का ऐसा टाइम होता है ना जो कि बेस्ट होता है एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं 2-3 महीने में तैयारी हो सकती है क्या? तो नहीं हो सकती है, 1 साल का आपको कम से कम प्रिपरेशन करना ही होता है। सो दिस इज बेस्ट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। ये वीडियो ना बेस्ट फॉर बिगिनर्स है, क्योंकि अगर आपको एसएससी सीजीएल के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो में A to Z सारी चीजें कवर करने वाली हूँ, सब कुछ आपको पता लग जाएगा अलॉन्ग विद स्ट्रैटेजी। और आई वुड रिकमेंड कि इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही आप तैयारी शुरू करो। ये मत जो कि कल 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 इस चक्कर में कब 1 महीने 2 महीने 3 महीने निकल जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। उसके बाद मैं ये भी बोलूंगी कि इस वाली वीडियो को देखने से पहले आप मेरी 15 डेज की प्रॉपर जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, जिसमें कि आपको क्या चीजें फिक्स करनी है, क्या आपको तैयारी करने से पहले जानना होता है, वो देखना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को खत्म होने के बाद जाकर के जरूर से देख लेना। तो हम शुरू करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से कि भाई एसएससी सीजीएल होता क्या है। तो इसमें जो एसएससी है ना, इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि डीओपीटी के अंडर में आता है। ये गवर्नमेंट कमीशन होती है। इस कमीशन का काम है इंडिया में जितने भी डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, और इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके लिए स्टाफ को एग्जाम लेकर के सिलेक्ट करके उन डिपार्टमेंट्स को देना। ठीक है, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि इनकम टैक्स के लिए भाई एग्जाम हो रहा है, जीएसटी के लिए एग्जाम हो रहा है, क्योंकि ये सारे ही जितने डिपार्टमेंट्स है ना, उनके लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है। ग्रुप ए की भर्तियां तो यूपीएससी करवाता है। और ये कमीशन जो है अलग अलग लेवल्स पे एग्जाम लेता है, जैसे कि 10th के लिए एग्जाम लेता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ। 12th जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए लेता है सीएचएसएल, जो कि कहलाता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। और वैसे ही ये ग्रेजुएशन के लिए जो एग्जाम लेता है उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि सीजीएल। और ग्रेजुएशन के लिए अलग भी एग्जाम लेता है, जैसे कि सीपीओ हो गया, लेकिन ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस वगैरह में इसकी भर्ती होती है। और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल से आपकी बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भर्ती होती है, जो हम आगे जानेंगे। तो कौन से है वो डिपार्टमेंट्स? तो कुछ फेमस डिपार्टमेंट्स तो आपको पता ही होंगे, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, कस्टम्स डिपार्टमेंट हो गया, जीएसटी हो गया, नारकोटिक्स हो गया, सीबीआई हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में, ऑलमोस्ट सारे ही में एएसओस काम कर, जिनकी भर्ती एसएससी सीजीएल के थ्रू ही होती है। और सिर्फ इतनी ही नहीं, ऐसी ही 50 से ज्यादा पोस्ट हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कि एसएससी सीजीएल भर्तियां करवाता है। और ऐसी वैसी पोस्ट नहीं होती है, ये सारी ही पोस्ट आपको काफी रेप्यूटेड मिलेगी, सोशल रिस्पेक्ट होती है और अच्छी खासी सैलरी के साथ होती है। तो सैलरी कितनी होती है? देखिए, अगर आपकी ग्रुप सी में भर्ती होती है किसी पोस्ट पर, तो 40 से 45 हजार की आपकी इन हैंड सैलरी होगी। और अगर ग्रुप बी के पोस्ट में होती है, जैसे कि ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये ग्रुप बी के पोस्ट है, जो कि मैं भी हूं, तो इसमें आपको इन हैंड इनिशियल सैलरी ही 72 से 75,000 के करीब मिलेगी। और अभी 8 पे कमीशन के बाद ये सैलरी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपको इन हैंड आते के साथ ही 70-75 हजार की नौकरी लग रही है। ठीक है, और ये आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड भी करती है कि ग्रुप कौन सा है, वो तो मैंने आपको बता दिया। ग्रुप सी में ऑब्वियसली थोड़ा कम होगा ग्रुप बी से। और इसके बाद ये डिपेंड करती है कि आपकी पोस्टिंग कौन सी सिटी में हुई है। जैसे कि अगर जेड सिटी में हुई है तो कम सैलरी होगी, वाई में उससे ज्यादा, और एक्स सिटीज यानी कि जो मेट्रो सिटीज होती हैं उसमें सबसे ज्यादा सैलरी इनको मिलती है। और इसके साथ ही बहुत अदर फैसिलिटीज भी आपको मिलती हैं इन पोस्ट में, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी होगी, ग्रेजुएटी का हो गया, रिटायरमेंट का हो गया। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम सरकारी नौकरियों में मिला करती है। तो अगर आपको इन सारी पोस्ट के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप मेरी पोस्ट एनालिसिस की वीडियोस भी देख सकते हो। मेरे चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, जिसमें कि डिटेल में मैंने बता रखा है कि किस पोस्ट का क्या काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स क्या है, एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल का, वो हर साल एसएससी करवाता है। और वैकेंसी आजकल इसमें 10,000 से 20,000 वैकेंसीज आने लग गई हैं। कुछ टाइम पहले 8,000 7,000 ऐसे वैकेंसीज आती थी। तो अभी एसएससी फुल मूड में है, वैकेंसीज भी दे रही है, सब कुछ हो रहा है। तो अभी आपके लिए बेस्ट टाइम है, इस टाइम को आप बिल्कुल भी गवाओ मत। पहले तो एसएससी 2-2 साल तक एग्जाम कराते ही रहती थी, आजकल तो 1 साल में आप तैयारी करो, नेक्स्ट 6 महीने में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अभी आपके दिमाग में जो आ रहा होगा कि भाई एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, हम सिलेक्शन कैसे लें इस एग्जाम में। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही क्यूट सी इमोजीज बना के रखी हुई है, जो आपके शकल से अभी मैच कर रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इस एग्जाम का, वो आता है आपका कैलेंडर एसएससी का। एसएससी के कैलेंडर में एसएससी जितने भी एग्जाम्स लेती है उन सब का टेंटेटिव डेट लिखा हुआ रहता है नोटिफिकेशन का, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह का कुछ इसका कैलेंडर होता है, जिसमें कि आपको एसएससी सीजीएल का भी टेंटेटिव नोटिफिकेशन का डेट मिलेगा। उस डेट पर या उसके आसपास एसएससी का नोटिफिकेशन आता है। व्हाट इज नोटिफिकेशन? तो नोटिफिकेशन में आपका सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो नोटिफिकेशन में ही होता है, जैसे कि कब फॉर्म फिलअप होगा,
आपका एज कब से कब तक का काउंट होगा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसा एग्जाम पैटर्न होगा, किस तरह से एसएससी सेलेक्ट करवाएगी, आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स को लेकर के जितने भी डाउट्स होते हैं, मतलब A to Z इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में ही होती है। और नोटिफिकेशन का जो 99% जो कंटेंट है वो हर साल सेम ही होता है, कभी कभार कुछ चेंजेस उसमें होते हैं। इसीलिए नोटिफिकेशन जब भी आए आई वुड रिकमेंड कि जरूर पढ़िए, और अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो सिंपली जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पर आप लोगों को बताती रहती हूँ। नोटिफिकेशन में आपका लिखा रहता है कि आपका टियर 1 कब होने वाला है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं थोड़ा सा कि टियर 1, टियर 2 दो इसके एग्जाम्स होते हैं। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी पैटर्न इसका। तो टियर 1 का एग्जाम उसके बाद कंडक्ट होता है नोटिफिकेशन में जो डेट लिखी हुई है उसके हिसाब से। इससे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो एडमिट कार्ड लेकर के आप पहुंचोगे। उसके बाद आपका टियर 2 होगा, उसके बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आता है। मैंने बताया ना आपको बहुत सारे इसमें पोस्ट होते हैं, तो आपको कौन सा पोस्ट चाहिए वो आपसे ही पूछा जाता है, लेकिन आपको मिलेगा कौन सी पोस्ट ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लोकेशन पर, आपके नंबर पर, बहुत सारी चीजों पर। तो आप इसको भर दोगे। उसके बाद आपका आता है फाइनल रिजल्ट। अगर आपके मार्क्स भी अच्छे आए हैं, आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी भर दिया है, तो आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। अगर फाइनल रिजल्ट में आपका नाम है तो आपके पास आ जाएगा डिपार्टमेंट से प्री ज्वाइनिंग लेटर या डीवी लेटर, जिसमें कि आपको ये लिखा रहता है कि आपने डॉक्यूमेंट लेकर के आप अपने डिपार्टमेंट में जाइए, वो आपको वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी एंड कांग्रेट्स यू आर एन ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये जो आपने बताया है इसके बीच कितना टाइम लगता है, कौन से मंथ में क्या होता है। तो जो भी पहले एग्जाम्स हो रखे हैं एसएससी सीजीएल के, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको एक आइडिया दूंगी कौन सा एग्जाम कब होता है। देखिए कैलेंडर जो होता है वो लगभग फरवरी मार्च 2026 में आउट हो जाएगा। नोटिफिकेशन आने में लगभग 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा, यानी कि मई जून 2026 में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन के लगभग 2-2.5 महीने या 3 महीने के बाद की डेट होती है टियर 1 की, तो अगस्त 2026 में आपका टियर 1 हो जाएगा। उसके 3 महीने के बाद टियर 2 होता है, यानी कि नवंबर दिसंबर 2026 में आपका टियर 2 हो जाएगा। अभी जो 2025 वालों का चल रहा है टियर 1 का, उनका एग्जाम जो है जुलाई अगस्त में है, तो लगभग इसी टाइम पे होता है। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने में लगभग लग जाते हैं आपको 1 महीना, यानी कि दिसंबर जनवरी 2027 में जाके आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा। फाइनल रिजल्ट आने में आपको 1.5-2 महीने का और टाइम लग जाएगा। मार्च अप्रैल 2027 में आप फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो आपका डिपार्टमेंट से डीवी लेटर आता है या फाइनल ज्वाइनिंग आती है, ये एसएससी नहीं कराती है, ये कराती है डिपार्टमेंट। तो इसका कोई गारंटी नहीं है, कुछ डिपार्टमेंट जल्दी प्रोसेस कर देती है, कुछ डिपार्टमेंट लेट से प्रोसेस करती है। बट अभी आपकी किस्मत अच्छी है कि सारी डिपार्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है, जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह दे रही हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो प्रिपरेशन का 1 साल पूरा और प्रोसेस जो है एग्जाम का वो 1 साल लेकर के 2 साल में आपकी नौकरी लग जाएगी, अगर आप ढंग से तैयारी करोगे, जैसे जैसे मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो और आप ये मत सोचिएगा कि भाई 2 साल, ये 2 साल लगा करके जो आपको मिलने वाला है ना, अ लॉट टू गेट आफ्टर सेलेक्ट। अब ये सब जानने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं भी इस एग्जाम को दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, और आपका जरूर चेहरा ऐसा बना होगा मेरे तो कम नंबर है, ये सब आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो क्या आप एलिजिबल हैं? तो मैं यहाँ पर आपको जनरल जो एलिजिबिलिटी है इस एग्जाम को देने के लिए वो मैं बताने वाली हूँ। फुल एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन से आप पढ़ सकते हो। तो देखिए सबसे पहली चीज तो इस एग्जाम को देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना पड़ता है। बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपके परसेंटेज कितने आए थे, आप कौन सी स्ट्रीम से हो, कितने मार्क्स आए थे, ये सब मैटर नहीं करता। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम अपीयरिंग में एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि अगर हम ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है या बीटेक के 4th ईयर में है, अभी हमारा कॉलेज का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या हम दे सकते हैं एग्जाम? देखिए आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका 1 अगस्त 2026 तक आ जाना चाहिए। अब ये 1 अगस्त 2026 मैं कहां से बोल रही हूं, तो नोटिफिकेशन में जनरली जो डेट लिखी रहती है फाइनल रिजल्ट की, वो 1 अगस्त ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर लिखी रहती है, यानी कि 2026 के एग्जाम है तो 2026 तक, इस डेट तक आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। और फाइनल रिजल्ट में लिखा रहता है पब्लिश डेट, वो इससे पहले का होना चाहिए। इसके बाद एज का मैं बता दूं तो 18 से 27 साल के बीच अगर आप हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। कब 18 साल का आपको हो जाना है? आप 1 अगस्त 2026 तक एटलीस्ट 18 साल के तो होने ही होने चाहिए। इसके बाद ये जनरल वालों के लिए जिनकी कास्ट यूआर में आती है, अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आप एज रिलैक्सेशन 3 साल का और ले सकते हो। एससी एसटी में 5 साल का और रिलैक्सेशन ले सकते हो, यानी कि ओबीसी के लिए जो अपर लिमिट हो जाएगी वो 30 साल की हो जाएगी और इनके लिए 32 साल की हो जाएगी। और ये जो मैं एज बता रही हूँ वो मैं एक ओवरऑल एसएससी सीजीएल के जितने पोस्ट है उनका बता रही हूँ। हालांकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज का क्राइटेरिया होता है जो आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे। और भी अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो जब नोटिफिकेशन आएगा 2026 वाला तो उसमें सब
सब कुछ लिखा होता है। अब आपका जो है जो छोटे छोटे डाउट्स थे आपके आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम सीधे आ जाते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, मतलब एग्जाम में आता क्या है। तो मैंने बताया पहले होता है टीयर 1 जिसको हम प्रीलिम्स का एग्जाम भी बोलते हैं। इसमें होते हैं 4 सब्जेक्ट और सेम ही सब्जेक्ट आपके मेंस में भी होते हैं, सिर्फ एक कंप्यूटर और एडेड रहता है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी टीयर 1 और टीयर 2 की तैयारी ऐसा नहीं सोचना कि अलग अलग करेंगे। टीयर 1 और टीयर 2 यानी कि प्री मेंस की तैयारी साथ में ही होती है। ऐसा नहीं कि प्री के टाइम पे हम इजी क्वेश्चन पढ़ेंगे, मेंस के टाइम टफ, ऐसा बिल्कुल भी एसएससी सीजीएल में नहीं होता। यूपीएससी में फिर भी हो सकता होगा, यहाँ नहीं होता है। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है कि इन चारों ही सब्जेक्ट्स के 25-25 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग, जीएस, जीके, मैथ्स और इंग्लिश का। और ये सारे ही क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, यानी कि आपका टोटल एक सब्जेक्ट का 50 नंबर हो गया। तो 50-50-50-50 टोटल एग्जाम जो होता है वो 200 नंबर का होता है। और आते कितने क्वेश्चन है? 25-25-25-25 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होता है। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो एग्जाम होता है वो सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि एमसीक्यू टाइप होता है। इसमें आपको लिखना नहीं होता है कुछ भी पेन पेपर में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपका होता है। इसके लिए आपको टोटल मिलते हैं 60 मिनट, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट, 1 घंटे का टाइम। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.5 की, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई लगाते जाओ अनदेखे, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा सबको लगा करके आ जाओ 100 में से 100। बहुत ही सोच समझ करके जो आ रहा है वही करना होता है, बहुत ही स्ट्रैटेजी बनानी होती है। ये नेगेटिव मार्किंग है जिसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है कि हम कैसे अटेम्प्ट करें, मॉक टेस्ट कैसे दे, एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करें। तो वो सारी ही चीजें मैं इस चैनल पर आपको बताती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता दूं कि जो टीयर 1 होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसका मतलब है कि टीयर 1 के बाद एक क्वालिफाइंग मार्क्स एसएससी रिलीज करती है। अगर उससे ज्यादा आपके नंबर है तो आप मेंस में बैठ सकते हो, अगर उससे कम नंबर है तो आप मेंस में नहीं बैठ सकते हो। तो ये नंबर कितना होता है? तो देखिए अभी जो 2025 का प्री हुआ था यानी कि टीयर 1, उसमें कट ऑफ मार्क 200 में से 153 गए थे यूआर के लिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि 200 में से 153 जाने का मतलब है कि अच्छा खासा कंपटीशन होता है इस एग्जाम में। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए मैं कह रही हूँ 2-3 महीने में तैयारी नहीं हो सकती इसकी। तो अगर पिछले साल गया था तो हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आप इस साल में बोलूंगी टारगेट आपको लेना है 160 नंबर का। मतलब एग्जाम तक आपका जब मॉक लगाने लग जाओ तो आपका 160 170 ऐसे नंबर प्री के मॉक में होने चाहिए। कैसे आएंगे वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं कि मार्क्स से भी ज्यादा ना परसेंटाइल मैटर करता है। मतलब मान लीजिए बहुत ही टफ कोई मॉक है और इसमें बहुत ही कम लोगों ने बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो अगर बहुतों के 110 भी आए, तो अगर आप उसमें 120 भी ला रहे हो, 150-60 नहीं ला रहे हो, तो भी आप अच्छा कर रहे हो। तो वो आपको कैसे पता लगेगा? वो आपको परसेंटाइल से पता लगेगा। तो परसेंटाइल जो है एग्जाम तक आपका 95% 95% से ज्यादा रहना चाहिए। अगर 95% से ज्यादा तो कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है, ठीक है। और आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आज जाकर के मॉक लगाओ सोचो कि 95, और अभी तो मुझे लगता है 10-20% आपकी परसेंटाइल बनेगी, लेकिन एग्जाम तक जाकर के आपका 95 परसेंटाइल बन जाएगा आप ढंग से तैयारी करोगे तो। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं टीयर 1 के बाद टीयर 2 का जो पैटर्न होता है, यानी कि इसको मेंस भी बोलते हैं, वो कैसा होता है। देखिए मेंस जो होता है ना वो कंप्लीटली गेम चेंजर होता है, क्योंकि टीयर 1 तो क्वालिफाइंग है। मान लीजिए आप 161 कट ऑफ था, आप 162 लेकर के आए तो 1 नंबर के लिए आप बच गए, लेकिन टीयर 2 में आपको भाई तगड़ा कंपटीशन होता है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा कि एक्चुअली आपका कितना नंबर आया और उसी नंबर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें आपको कंप्लीटली जी जान लगा देना है और इसकी तैयारी अलग से नहीं करनी होती है। अभी से जो तैयारी करोगे वही तैयारी आपकी टीयर 2 के लिए भी होगी। ये बात बार बार मैं बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में घुसे, ठीक है। सो इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सेम ही सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और एक एडेड है ये कंप्यूटर, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स एक ही बार में स्क्रीन पर आ जाएंगे और आप किसी को भी कभी भी अटेम्प्ट कर लोगे। इसमें रेस्ट्रिक्शन होता है। क्या रेस्ट्रिक्शन होता है? तो एक बार में सिर्फ और सिर्फ पहले आपका मैथ्स और रीजनिंग का ही सेक्शन खुलेगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और हर एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर माइनस होंगे। और इस पूरे सेक्शन में यानी कि मैथ्स रीजनिंग के 60 क्वेश्चन को करने में आपको मिलेगा 1 घंटा। इन 1 घंटों में आप सिर्फ इसी सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप चाहो तो रीजनिंग को पहले कर सकते हो, आप चाहो तो मैथ्स को पहले कर सकते हो, आप चाहो तो मिक्स कर सकते हो, बट इन्हीं दोनों को कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 1 घंटा ओवर होता है, अपने आप आपका इंग्लिश और जीएस वाला सेक्शन ओपन हो जाता है। उसके बाद आप मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में नहीं जा सकते। और ऐसा नहीं कि कोई बटन आपको मिलेगा जाने के लिए, नहीं जाने के लिए, अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और इंग्लिश के आपको मिलेंगे 45 क्वेश्चन और जीके जीएस का मिलेगा आपको 25 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन सिमिलर 3 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कटेंगे और इस सेक्शन के 70 क्वेश्चंस को करने में भी आपको 1 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा। अब आपको लगेगा यार इसमें तो आपको 60 क्वेश्चन है, इसमें तो 70 क्वेश्चन है, लेकिन ये जो सेक्शन होता है ना इसमें आपका 1 लाइनर होता है, कुछ मतलब ज्यादा सोचना समझने नहीं, मैथ्स वगैरह में कैलकुलेशन वगैरह होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कम क्वेश्चन में इतना टाइम दिया गया है। इसके बाद आपका आता है कंप्यूटर। इसमें आपको मिलते हैं 20
क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और हर एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कटते हैं और इसको करने में 20 क्वेश्चन को करने में आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। और इसमें क्या है ना कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसका मतलब है इसके लिए भी एसएससी एक मार्क्स निकालते हैं, अगर उससे ज्यादा नंबर तो आप कंप्यूटर में क्लियर हो, लेकिन इसमें आप कितने भी नंबर ले आएंगे ऐड नहीं होने वाले हैं। ऐड सिर्फ इसी सेक्शन के नंबर होते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर में 60 में से 60 भी लेकर के आओ तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें क्वालिफाई करना है। तो मेन जो आपका पेपर होता है वो होता है 390 नंबर का ही, ये सारे सेक्शंस को मिला करके। और टोटल जो आपका टियर 2 का ये पेपर है वो एक बार में 2 घंटे 15 मिनट का होता है। इसका मतलब आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए बैठने की, अच्छे से 2 घंटे 15 मिनट तक कंसंट्रेट करने की। वो कहां से होता है? वो होता है मॉक से। और यहां पर ही मैं आपको बता दूं कि यार आपके पास पैसा हो ना हो, कहीं से उधार लेकर के भी एक टेक्स्ट बुक का मॉक जरूर खरीद लेना, क्योंकि इसमें आपको सारे ही रेलेवेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। आप सिर्फ एसएससी का ही नहीं, जितने भी मैंने बताया सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सबका एग्जाम दे सकते हो, रेलवेज वगैरह सबका। तो एक टेक्स्ट बुक का मॉक आपके पास होना ही होना चाहिए पेड, और 1 साल का पूरा ले लेना ताकि आपको बार बार परचेज करने की जरूरत ना पड़े। इसमें लाइव मॉक्स भी बहुत बार होते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। अब मैं इस एग्जाम के बारे में आपको थोड़ा और कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जैसे कि इस एग्जाम में कंपलसरी होता है क्वालिफाई करना ईच पेपर में, यानी कि ये पूरे सेक्शन में, इसमें पूरे सेक्शन में, और कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद ये जो आपका पूरा का पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको मिलता है एक ब्रेक फॉर री रजिस्ट्रेशन, मतलब इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वापस से होता है। किस चीज के लिए? तो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, डेस्ट के एग्जाम के लिए। डेस्ट का एग्जाम सिंपली अगर मैं बोलूं तो टाइपिंग का एग्जाम होता है, जो कि कंपलसरी होता है आपको देना, और ये आपका होता है 15 मिनट का, जिसमें कि आपको 2000 की इंप्रेशंस करने होते हैं। की इंप्रेशंस का मतलब होता है जितनी बार आप एक कीबोर्ड को क्लिक करोगे वो आपका की इंप्रेशन में काउंट होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की इंप्रेशन का समझ नहीं आ पाता, इसलिए मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि लगभग 27 वर्ड पर मिनट का आपकी स्पीड चाहिए होती है, और ये भी क्वालिफाइंग होता है। मतलब 27 वर्ड पर मिनट की अगर हो गई तो बस आप क्वालिफाइड है। आप 50 हो चाहे आपका 30 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कोई मार्क्स वार्क्स नहीं ऐड होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि पूरा का पूरा टियर 2 वाले दिन आपको कितने टाइम का एग्जाम देना होता है, तो 2.5 घंटे का आपका पूरा एग्जाम होता है, इसलिए आपको ढंग से प्रैक्टिस करनी है इसमें। अब मैं आती हूँ कि हमें भाई कितना मार्क्स हम लेकर के आए कि लगभग क्वालिफाई कर दे। तो इसमें हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग ऑब्वियसली कट ऑफ्स निकलते हैं। जितना अच्छा पोस्ट, जितना डिमांडिंग पोस्ट, उतना ज्यादा हायर उसमें मार्क्स आप लाओगे तो जाके वो पोस्ट मिलेगी, और अगर कोई इतना डिमांडिंग नहीं है तो आपको कम मार्क्स में मिल सकती है। लेकिन आपका टारगेट कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कम नंबर भी ले आए तो हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। टारगेट आपका फिक्स्ड होना चाहिए। तो मैं बोलूंगी 350 से 360, 390 में से आपका ये टारगेट होना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पे कंपटीशन जा रहा है, जिस लेवल पे पोस्ट के कट ऑफ जा रहे हैं, इससे कम पे आप सोच नहीं सकते कि आपका कुछ होने वाला है। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि परसेंटाइल पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, तो आपका मेंस में भी एग्जाम तक 95% परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ना मेंस के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दे रही हूँ, जैसे कि हर एक पेपर में क्वालिफाई करना सेपरेटली इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा आप नहीं सोच सकते कि भाई हम तो पूरा मैथ्स अटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी इंग्लिश अच्छी तो 45 में 45 करेंगे, उसमें हम ज्यादा नंबर ले आएंगे, लेकिन मैथ्स अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, या रीजनिंग में अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, या फिर हम रीजनिंग में कम नंबर भी लेके आएंगे, हम पूरे साल रीजनिंग पढ़ ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको हर एक सेक्शन, हर एक पेपर को क्लियर करना सेपरेटली जरूरी है। ठीक है, और क्या क्वालिफाइंग मार्क्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा मैंने मेंस का आपको बताया है, इसके अलावा एक और पेपर होता है, पेपर 2, जो कि डेस्ट के बाद आपका होता है, लेकिन ये उनके लिए ही होता है जो कि जेएसओ या फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इन 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ये आप कब अप्लाई करते हो? तो या फॉर्म भरते टाइम ही अप्लाई करते हो कि क्या आपको ये पोस्ट का एग्जाम देना है, तो आप यस करोगे तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये एग्जाम कैसा होता है? तो इसमें स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर के, और 2 घंटा आपको इसके लिए मिलता है। स्टैटिस्टिक्स अगर आपका रहा हो, पहले आपको आती है स्टैटिस्टिक्स, या आप पढ़ना भी चाहते हो तो आप दे सकते हो इसका एग्जाम। इस एग्जाम को देने से क्या होता है ना कि आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से अलग कंपटीशन कर रहे हो, आपका कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो वैसे। लेकिन यार इसको अलग से पढ़ना, अलग से टाइम देना, इतने सारे सब्जेक्ट्स के अलावा बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने फॉर्म भरते टाइम तो यस कर दिया, लेकिन अब हम पढ़ नहीं पा रहे, हम इसका एग्जाम नहीं दे पाए, तो क्या हमें कहीं सिलेक्शन नहीं मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एग्जाम नहीं दे पाए तो सिर्फ इन दोनों पोस्ट के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, बाकी आप सारे पोस्ट के लिए फिर भी एलिजिबल रहोगे। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और इन दोनों पोस्ट की ना कुछ अलग से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, जो कि मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो आप ऐसे पढ़ सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पर ना आपको कुछ सजेशन देना चाहती हूँ। देखिए, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, सो
बी वेरी वेरी सीरियस फ्रॉम नाउ, बी इन द राइट डायरेक्शन, श्योर यू विल क्रैक। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा टारगेट, हम इतना 390 में से 350 नंबर लेकर के आए, इतना तो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी है। लेकिन भैया यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कॉम्पिटिशन है वो लाखों बच्चों से है और दे आर वेरी ब्रिलियंट पीपल। तो आपने आज तक मेहनत करी हो चाहे नहीं करी हो, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने तो स्कूल पढ़ाई नहीं करी है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी, अब नहीं कर सकते, कर सकते हो। क्योंकि यार 10th 12th का ही लेवल का क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इसमें कोई इंटीग्रेशन आ जाता हो, डेविएशन आता है, ऐसा कुछ नहीं आता। सही डायरेक्शन में रहोगे तो जरूर क्रैक कर पाओगे, डरना नहीं है, डोंट बी अफ्रेड, आई एम विद यू। क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लाती रहती हूँ जो आपको गाइड करती है कैसे मॉक टेस्ट लगाना, कैसे स्ट्रैटेजी बनाना, मैथ्स कैसे तैयारी करने, एवरीथिंग। तो अभी तक अगर आपने वीडियो देखी और सब्सक्राइब नहीं किया तो वापस से रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा जो लोग भी एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि भैया हमने सब कुछ जान लिया कि कौन कौन सा एग्जाम पैटर्न होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ हम भाई एलिजिबल है और हमें पता भी लग गया, तो हम शुरू कैसे करें। और जरूर आपकी शक्ल अभी ऐसी बनी हुई होगी, तो शुरू करने के लिए ना सबसे पहले आप मेरी शुरू वाली वीडियो देखिए, यानी कि 15 दिन की प्री प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को बता दी। बहुत चीजें आपको ना समझ में आएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लेना। अब मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा प्रीच आप लोगों को दूंगी, एज अ मेंटोर बोलो, एज अ सिस्टर बोलो, एज अ फ्रेंड बोलो, जो भी बोलो, लेकिन ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। वरना पता है तैयारी शुरू तो कर दोगे बट एक साल कोई छोटा मोटा टाइम नहीं होता, आप भटक जाओगे, आप छोड़ दोगे, बीच में ही लीव कर दोगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ। देखिए सबसे पहले ना तो जब तैयारी शुरू करो तो आज ही जाकर के ना सोचना, क्लियर योर व्हाई डू यू वांट टू प्रिपेयर। मतलब यू शुड हैव एन इमोशनल पुश जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हो, और वो इमोशनल पुश ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, जो कि आपको सोने ना दे। मतलब जो कि आप आराम करो तो आपको लगे कि यार अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा तो वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के पास होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, जैसे कुछ लोगों का मैंने सुना तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी लड़की को पसंद करते हैं, उनसे शादी नहीं हो पाएगी अगर उनकी एक सरकारी नौकरी ना हो। तो ये एक इमोशनल पुश होता है जो कि आपको हमेशा बोलेगा कि भाई पढ़, नहीं तो किसी और से शादी हो जाएगी उसकी। उसके अलावा फैमिली पुश भी होता है, जो कि बहुत लोगों का होता है कि फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो उनके माँ बाप चाहते हैं कि वो एक सरकारी नौकरी करे, इस तरह का कुछ होता है। या फिर कुछ लोग खुद चाहते हैं कि उनकी एक गवर्नमेंट जॉब हो। तो ये सारे एक इमोशनल पुश होता है, किसी को सोशल रिस्पेक्ट चाहिए होती है, और सोसाइटी का भी एक अपना पुश होता है इमोशनल। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ सोसाइटी वाला ही था, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं हमेशा अपने आसपास देखती थी कि मेरे खानदान में कोई लड़की सरकारी नौकरी नहीं करती, और लड़के जो करते हैं उनको एक्स्ट्रा ही कुछ इज्जत दी जाती है, और लड़के लड़कियों में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है। तो फॉर दैट मैटर मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी प्रूव करने के लिए कि लड़कियां भी कर सकती है। तो वैसे ही अगर मैं आराम करती थी, कभी सोती थी, तो मेरे दिमाग में आता था कि अगर मैंने छोड़ दिया तो भाई ये तो प्रूव ही हो जाएगा कि लड़कियां नहीं कर सकती। तो मैं जब भी रेस्ट करती थी मेरे दिमाग में घूमता था, नहीं भाई ये साबित नहीं होने देना, नहीं होने देना है। तो आई हैड एन इमोशनल रीजन, एंड व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ यू हैव टू हैव दैट इमोशनल रीजन जो आपको पुश करता रहे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। 4-5 दिन करोगे, 1 महीने 2 महीने, जहां आपको डिमोटिवेशन आने लग गया ना, क्योंकि तैयारी भाई कभी भी ऐसे नहीं होती, तैयारी ऐसे होती बहुत। कभी आपको अच्छा लगने लगेगा, मॉक में अच्छे नंबर आ गए, कभी दिमाग खराब हो जाएगा, रोने का मन करेगा, कभी फिर अच्छा लगने लगेगा कि अच्छा चल रहा है, फिर आपको लगेगा यार तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा फील हो रहा है। तो ऐसा होगा, तो इसको टैकल करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन तैयारी का होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद ये आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपका लेवल अभी कहाँ है। मतलब कुछ लोगों का होता है ना कि बेसिक्स बहुत वीक होता है, जिनको आप एलसीएम एचसीएफ भी निकालने के लिए दो तो वो नहीं कर पाते हैं। अगर आप मेरे पता लाइब्रेरी में ऐसे भी लोग थे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 25/x लिखती हूँ, यहाँ पे 5/3 लिखती हूँ, तो दे इवन डिडंट नो कि यहाँ से ये कटता है। ऐसे लोग भी थे, यहाँ से x का 15 आएगा, ये भी कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। मतलब इस लेवल पे वो थे। तो आपकी बहुत बेसिक्स वीक है, बट ऐसे लोगों ने भी नौकरी ली। अब इससे बड़ा मोटिवेशन क्या मिलेगा, ऐसे लोगों ने नौकरी ली कैसे, तो भाई बेसिक्स पे काम किया, मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, तब जाके उनका हो गया। ठीक है, या फिर आपकी बेसिक्स हो सकता है ओके हो, ठीक है, आपको लग रहा हो कि यार ये सब तो मेरे को पता है, या एक्स मान करके मैं जनरल क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, 10th का जो क्वेश्चन हो मैं एक्स मान के तो कर ही लूंगा। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो आपका बेसिक्स ओके है। अब बेसिक्स एक्सीलेंट है ये तो मैं नहीं बोलूंगी, रेयर केस होता है। अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, जैसे मेरी थी आई वाज टॉपर इन माई स्कूल, तो मेरी बेसिक्स काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो मुझे बहुत ज्यादा कंसेप्ट कैच करने में टाइम नहीं लगता था, मुझे टाइम लगा स्पीड अप करने में, स्पीड बढ़ाने में, जल्दी जल्दी सीखने में। तो वो चीजें मेरे लिए थी। अब ये चीज आपको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर बेसिक्स वीक है ना, तो पहले मैं बताऊंगी बेसिक्स पे कैसे वर्क करना है, तब जाकर के आप एसएससी पे आ पाओगे। डायरेक्ट एसएससी पे आप नहीं आ सकते, क्योंकि एसएससी में क्या होता है कि क्वेश्चन करने का अप्रोच बिल्कुल अलग होता है, शॉर्टेस्ट अप्रोच होता है, और वो आप रट के नहीं कर सकते। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, आप शॉर्टेस्ट अप्रोच नहीं फॉलो कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिक्स क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो शॉर्टेस्ट अप्रोच ना आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है।
है। नेक्स्ट ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रिपरेशन इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आज आपने तैयारी शुरू करी, 1 महीने में आपका सिलेक्शन लग रहा है। 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। आपको हर दिन 8 घंटे करके पढ़ना है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल टास्क, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा गैप हो जाता है विद फैमिली। आप ऐसा नहीं है कि बहुत मस्त कजन से मिल रहे हो, घर में गप्पे मार रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा आपकी लाइफ में आगे जाके। फ्रेंड्स या क्लोज्ड वन के साथ आप घूमने जा रहे हो, कोई पार्टी शार्टी नहीं रह जाएगी, कोई ट्रिप नहीं होगा आपकी लाइफ में, कोई भी हैपनिंग नहीं होगी आपकी लाइफ में 1 साल तक। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। और सच बताओ ना, आपके पास जो मैंने पहले क्लियर किया था, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई, तो आपको फील भी नहीं होगा कि लाइफ में मजा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ना तैयारी में ही मजा आने लग जाएगा। मतलब पढ़ रहे हो, आपका वो रूटीन 1 साल तक ऐसा बन जाएगा कि आपको उसमें ही मजा आने लग जाएगा। और जिसको तैयारी में मजा आने लग जाता है ना, सिलेक्शन उसका ही होता है, क्योंकि वो बोर नहीं हो रहा है उस चीज। और अगर इफ यू आर सीरियस एंड एंजॉयिंग द जर्नी, वोंट गेट अफेक्टेड, मैंने अब बता दिया आपको। और इसके लिए ना आपको जो मजा आ रहा है तैयारी में, उसके लिए यू हैव टू बी स्ट्रैटेजिक। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज कोई किताब उठाई कुछ भी पढ़ लिया, कल कोई किताब उठाई कुछ भी पढ़ लिया, तो ऐसा आप 1 साल भी पढ़ोगे ना, आपको लगेगा आपने कुछ नहीं पढ़ा। यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि भाई मेरे को 1 महीने में क्या पढ़ना है, 1 साल में क्या पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि मैनी अप्स एंड डाउन्स, डिमोटिवेशन, डिस्ट्रैक्शन, ये सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। जैसे मैंने पहले क्लियर कर दिया, थोड़ा नहीं बहुत आएगा। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मैं कई बार रो चुकी हूँ, और जितने भी लोगों ने आज तक लिया होगा नौकरी, आई नो कि सबने एक ना एक दिन रोया है मॉक के चक्कर में, क्योंकि लगता है कि बहुत पढ़ा फिर यार नहीं हुआ, या मॉक में नंबर कम आ रहे, ये सारे डिमोटिवेशन आते हैं। हो सकता है आपका फर्स्ट टाइम में क्लियर भी ना हो सकता है आप दूसरे एग्जाम दे इसके साथ साथ क्लियर ना हो। इन सब चीजों के लिए रेडी रहना है आपको। उसके बाद इसको मैं बोलूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो वाई वाला जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी वन माइंडेड। मतलब 1 एग्जाम। आपको ये नहीं सोचना कि भाई मैं तैयारी कर रही हूँ तो मैं बैंक का भी एग्जाम दे दूं, रेलवे का भी दे दूं, जेई का भी दे दूं, मतलब सब कुछ दे दूं। ये नहीं होता है। जिस एग्जाम को आप चूज कर रहे हो बहुत ही वाइजली चूज करो, रिसर्च के बाद चूज करो। अगर आपको एसएससी सीजन में लगता है कि भाई इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ है, मेरे से इंग्लिश बिल्कुल नहीं होगा, यू कैन गो फॉर रेलवे। बट अभी ये नहीं कि भाई 6 महीने तैयारी करने के बाद आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं होगा, मैं रेलवे में जाता हूँ, ये गलती नहीं करनी। अभी चूज करो, लेकिन जो चूज करो रिसर्च के बाद स्टिक रहो, और सिर्फ उसी एग्जाम की तैयारी करो। आप आसपास के एग्जाम्स का एग्जाम दे सकते हो। जैसे कि मैं एसएससी सीजीएल का की तैयारी करती थी, तो मैं सीएचएसएल का एग्जाम देती थी, क्योंकि लगभग दोनों का पैटर्न सेम होता है, लेवल सेम होता है, तो मुझे एक्सपीरियंस होता था एग्जाम देने का कि मैं घबराऊंगी थोड़ा कम जब मुझे सीजीएल का एग्जाम देना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं था कि सीएचएसएल में नौकरी लेनी थी, लेना मुझे सीजीएल में ही था। तो आपको ऐसा अपना वन माइंड बनाना पड़ेगा। कितना भी आपको बीच में डिस्ट्रैक्शन आए, आपको ऐसा नहीं करना है कि मेरे को दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। सो गो ऑन, ऐसे ही आपको दिमाग में ये चीजें रख करके तब तैयारी शुरू करनी है, एंड योर सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू। अगर ये सारी चीजें आपने एम्ब्रेस कर ली 1 साल तक तो। अब आपके दिमाग में आ रहा है भाई इतना ज्यादा समझा दिया, अब समझ में आ गया, मन बना लिया है, तैयारी करनी है, तो अब हम करें क्या। तो यहाँ पर मैं तैयारी के कुछ पिलर्स लिखा हुआ है मैंने, जो आपको पता होने चाहिए। पहले तो है फिक्स टीचर्स, बुक्स, कोर्सेस, मॉक, मेंटोर एंड टूल्स। ये जो चीजें हैं ये आपकी रिसर्च के बाद फिक्स हो जानी चाहिए पूरे साल के लिए। आपको जितनी रिसर्च करनी है टीचर्स के ऊपर, कौन सा अच्छा टीचर है मैथ्स में, कौन सा बुरा टीचर है, कौन जीएस अच्छा पढ़ाएगा, मुझे किससे पढ़ना है, बुक्स में भाई किसकी किताबें लूं, कोर्सेज में मेरे को पेड लेना है, फ्री में पढ़ना है, ऑफलाइन लेना है, ऑनलाइन लेना है, मॉक कौन सा लूं, मैंने बता दिया टेक्स्ट बुक का तो एक रहना ही चाहिए, उसके अलावा भी और ले सकते हो। मेंटोर्स मतलब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ एज अ मेंटोर गाइडर इस तरह से काम करते, तो आपको किसके मेंटोर्स देखने हैं। जैसे मेरी अभी स्ट्रैटेजी की वीडियो देखी आपने, कल कोई और डालेगा आप उसकी देखोगे। तो ऐसे मेंटोर्स आपको 2 से ज्यादा नहीं रखने हैं, क्योंकि सारे ही लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे जो स्ट्रैटेजी की वीडियो डाल रहे हैं। अगर हर दिन स्ट्रैटेजी की वीडियो देखते रह जाओगे तो स्ट्रैटेजी ही देखोगे, तैयारी कब करोगे। इसीलिए आपको फिक्स करना है कि आपको मेंटोर्स में भी किनको फॉलो करना है। टूल्स का मतलब है जैसे कि कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप हमें ज्वाइन करना है, कौन सा ऐप हमारे पास होना चाहिए जहां से हमें नोटिस मिले, कौन सा टेलीग्राम ग्रुप हमें ज्वाइन करना है जहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिले, हम और भी लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए जो तैयारी कर रहे हैं। अब आपको लगे हम रिसर्च कहां से करें, तो भाई अभी आप बहुत सारी वीडियोस मेरी पहले की बनी हुई आप देख सकते हो, या फिर 2026 के लिए एक्सक्लूसिवली मैं हर एक टॉपिक के ऊपर इस चैनल पे वीडियो डालने वाली हूँ। कौन से टीचर्स आपके लिए अच्छे हैं, कौन से बुक से मैंने तैयारी करी, अभी कौन सा लेटेस्ट बुक चल रहा है, कौन से कोर्सेज अच्छे हैं, एवरीथिंग। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैंने बोला ना आपका ही फायदा होगा। बहुत ही जल्दी मैं सारी चीजों के ऊपर वीडियो लाऊंगी। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, वो है सिलेबस कंप्लीट करना। आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि पहले मैं भाई मेरे को जल्दी बनाना आए या ना आए, सिलेबस कंप्लीट करके मेरे को पता तो लगे कि आता क्या क्या है और सिलेबस क्या है। आप या तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, स्क्रीन पर देख सकते हो, या आप जो भी किताब लोगे ना, जैसे कि मैथ्स की जो किताब लोगे उसमें के कंटेंट्स में जितने चैप्टर्स लिखे हुए हैं वो ही उसका सिलेबस है। इंग्लिश में कंटेंट्स में जितने चैप्टर्स लिखे हुए हैं वो ही उसका सिलेबस है। आपको अलग से सिलेबस यूपीएससी की तरह रटने की जरूरत नहीं होती है एसएससी में, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट आपका होगा, आपको पीवाईक्यूज पर फुल कमांड बनाना है अपना, मतलब इस लेवल पे कमांड बनाना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखे पीवाईक्यू तो आपको पता होना चाहिए किस ईयर में आया था, प्री में आया था कि मेंस में आया था, उसका आंसर क्या
क्या था, मतलब इस लेवल तक आपकी तैयारी होनी चाहिए। उसका कैसे बनता है ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। ये कब होगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तब, और पीवाईक्यूज की बहुत आपने रिवीजन करा होगा, 15, 20, 25 बार किया होगा तो जा करके। उसके बाद नेक्स्ट आपका टारगेट मॉक टेस्ट पर होना चाहिए। मॉक टेस्ट खैर आप देते रहोगे, लेकिन इसके बाद मेन टारगेट आपका मॉक टेस्ट के ऊपर हो जाता है, क्योंकि अब आपको बढ़ानी है अपनी स्पीड, और उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट की एनालिसिस पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट देते रहे और देखा ही नहीं कि गलती कहां पे कर रहे हो, तो आज कम नंबर आ रहे हो तो 10 मॉक के बाद भी कम ही नंबर आएंगे, क्योंकि गलती तो सुधारी ही नहीं। तो मॉक टेस्ट और एनालिसिस के ऊपर मैंने पहले भी ये सारी वीडियोस बना के रखी हुई है, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा देख सकते हो, या फिर मैं 2026 वालों के लिए आगे भी बनाती ही रहूंगी, यही मेरा काम है यूट्यूब पर, तो आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी यहाँ से। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इन 1 सालों में आपका टारगेट क्या क्या होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई हम ये सब करें कैसे, कि हम ऐसे ऐसे टारगेट बना करके आगे बढ़ें कैसे। तो बी स्ट्रैटेजी कैन फॉलो रूटीन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको मजा करना है ना प्रिपरेशन में, तो आपके पास स्ट्रैटेजी अच्छे से होनी चाहिए और रूटीन फॉलो करने में भी आपको मजा आएगा। क्या रूटीन क्या होना चाहिए आपके पूरे दिन का, किस तरह से पढ़ें, उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए आप वेट करिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक तरीके से बता देती हूँ कि आपका एक ईयरली प्लान रूटीन होना चाहिए, कि ईयरली मेरे को कैसे आगे बढ़ना है, मंथली मेरी क्या रूटीन होना चाहिए, वीकली क्या होना चाहिए और डेली क्या होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है डेली रूटीन। अगर हम एक एक दिन की रूटीन को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे ना, तो 1 साल कैसे तैयारी में निकल जाता है आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप इतने ज्यादा घुस जाते हो उस चीज के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ टाइमलाइन बताया हुआ है, जैसे कि 6 से 7 महीने का जो टाइम है अभी से, वो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगेगा। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है आपको क्वेश्चन आ जाना कि भाई ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, इंग्लिश में है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा। हो सकता है यहाँ पे आप स्पीड ना बने, आप जल्दी ना बना पाए, लेकिन हाँ आप बता दोगे टाइम लेकर के। नेक्स्ट 3 महीने का जो टाइम है वो आपका होगा कंप्लीटली पीवाईक्यूज में और रिविजन और मॉक में। इस पे आपका स्पेशल ध्यान होना चाहिए। रिविजन क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करते टाइम भी आप बहुत बार रिवाइज करोगे ही, लेकिन इस टाइम पर आपका बहुत ज्यादा फोकस रिविजन के ऊपर होना चाहिए। और एग्जाम के लिए जब 2 महीने बाकी रहेंगे तो आपको पूरा एग्जाम लेवल स्पीड पे ध्यान देना है और मार्क्स लाने पे ध्यान देना है मॉक पे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ हमारा टाइमलाइन रहेगा। हालांकि एक दूसरे में मर्ज है सारा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो पीवाईक्यू नहीं करोगे, वो भी करोगे, लेकिन मेन फोकस आपका सिलेबस में रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से डिवाइड करके भी बताया है मैथ्स सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 28 चैप्टर्स हैं, तो इनको आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया सिलेबस में आपको देना है 7 महीने, तो आप इसको 7 से डिवाइड करें, 1 महीने में आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब ये 4 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट होंगे, तो दिन 30 होते हैं और 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं आपको, यानी कि 7 से 8 दिन आपको मैक्सिमम लगना चाहिए एक चैप्टर को कंप्लीट करने में। और इसी तरह से आप हर एक चैप्टर के लिए अपना टाइमलाइन डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब ये चीज कैसे करोगे भाई, हम कैसे करें तैयारी। सो नाउ फाइनली लेट्स गो टू स्ट्रैटेजी, कि हम किस तरह से प्लान करें हर चीज को। सबसे पहले हम आते हैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है मैं बताऊं तो, क्योंकि इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है, बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए आपको देना है दिन भर में 3 घंटे पर डे। तो मैथ्स को ना आप 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो, एक होता है अरिथमेटिक और एक होता है एडवांस। अरिथमेटिक मतलब जैसे कि परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, SI CI, इस तरह के जो होते हैं चैप्टर्स वो अरिथमेटिक में आते हैं। एडवांस क्या हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सारे आते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते किसी सेक्शन का भार ज्यादा है किसी का कम है, दोनों का ही वेटेज लगभग 50-50 है, तो आपको दोनों ही सेक्शंस पर इक्वली ध्यान देना है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप पहले वेटेज देख लो, कौन सा चैप्टर ज्यादा आता है उसको ही करो। नो, ये गलती मत करना भाई, किसी भी चैप्टर को स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो वो चैप्टर का कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा। और हर एक चैप्टर ना लगभग इंटरलिंक्ड है कि आप किसी भी चैप्टर का कहीं पे दूसरी जगह पे यूज देख पाओगे, तो इसलिए कोई भी चैप्टर स्किप करने की गलती मत करना। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो लोग स्किप करते हैं और गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि यार मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा, मुझे याद क्यों नहीं रह रहा है, मैं कर क्यों नहीं पा रहा, वो होता है अगर आप सीक्वेंस वाइज मैथ्स को रेडी ना करो तो। सीक्वेंस वाइज का मतलब है जो भी आप एग्जाम का कंटेंट देखते हो उसमें चैप्टर जो सीक्वेंस में रहता है, तो वो ऐसा नहीं कि जिसका मन किया वो उस तरह से दे देता है, उसका कोई मतलब होता है। जैसे कि अगर परसेंटेज चैप्टर आप पहले नहीं करके पहले रेशियो करोगे तो आप CISI नहीं बना पाओगे। अगर आपको रेशियो ही नहीं आता तो आप CISI नहीं कर सकते। अगर आपको अलजेब्रा ही नहीं आता तो आप ट्रियो नहीं कर सकते, मेंसुरेशन नहीं कर सकते। तो एक सीक्वेंस में जाना जरूरी है। जब तक आप पहले चैप्टर को नहीं करोगे आप दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट ही नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए हमेशा सीक्वेंस वाइज मैथ्स में आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट टाइमलाइन वाइज आपको आगे बढ़ना है, जो कि मैंने बताया कि आपको एक प्रॉपर पता होना चाहिए कि एक दिन में आपको क्या करना है, एक महीने में क्या करना है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 25 चैप्टर्स अगर है तो 6 महीने में आपको कंप्लीट करना है, यानी कि 1 महीने में आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, यानी कि एक चैप्टर कंप्लीट करने में 7 दिन आपको कम से कम लगेंगे, 7 से 8 दिन। और एक चैप्टर में क्या क्या होता है, तो देखिए एक चैप्टर में होगा कंसेप्ट आपका, उस चैप्टर में जितने भी बताएंगे आपको टीचर बताएंगे कि कंसेप्ट क्या होता है, क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, कैसे हम जल्दी करें, हम और कौन कौन सा मेथड्स यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जिसको हम
कहते हैं सिंपल अप्रोच, एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका है, ठीक है। वो फिर उस चैप्टर में आपको बुक्स करना है, PYQs करना है, रिवीजन करना है और सेक्शनल मॉक देना है। तो एक चैप्टर को आप इस तरह से रेडी करोगे, और करोगे मतलब करोगे, इसमें आप कुछ स्किप नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं बोल रही हूँ जिसको आप स्किप कर सकते हो। ये बहुत ही मतलब टू द पॉइंट में बातें यहाँ पे कर रही हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल में बताऊंगी कि आप अपना रूटीन कैसे बनाओगे और कैसे कैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, और उसमें आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर डेट का एक रेफरेंस ले रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 जुलाई 2025 से तैयारी शुरू करी, तो आपको चैप्टर वाइज शुरू करना है। जैसे कि मैंने बताया सीक्वेंस वाइज, आप सबसे पहला चैप्टर जो होगा उसको उठा लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, परसेंटेज चैप्टर आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो आप कैसे शुरू करोगे? वीडियोस के थ्रू। आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को किताब से देख करके वैसे करूंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो तरीका लगता है ना, वो बहुत अलग होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही ट्रिकी होता है। तो उसको आप बिना टीचर के नहीं समझ पाओगे। तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हो, आप फ्री में भी यूट्यूब पे तैयारी कर सकते हो। तो आप सबसे पहले वीडियोस के थ्रू शुरू करो। तो वीडियो से आपको कंसेप्ट क्लियर करने पे ध्यान देना कि भाई बता क्या रहा है, ये परसेंटेज होता क्या है, कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और साथ साथ आपको बनाने हैं नोट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी मान लीजिए पढ़ लिया, 1 महीने बाद आप भूल जाओगे, तो 1 महीने बाद पूरा वीडियो तो जाकर के रिवाइज करोगे नहीं, तो वहां पर आपका काम आता है नोट्स, ठीक है। तो एक दिन में आप अभी जो शुरू कर रहे हो, तो 2 घंटे तक आपको देखनी है वीडियो, कंसेप्ट क्लियर करना है, और साथ में आधे घंटे लगभग आपको नोट्स बनाने में लगेंगे। और नोट्स ऐसा भी नहीं कि पूरा क्वेश्चन उतारे जा रहे हो, बहुत ही शॉर्ट में लिखना है, बहुत ही टू द पॉइंट बातें लिखनी है। मैंने अपनी जो रियल नोट्स है वो भी आपके साथ इस वाली वीडियो में शेयर करके रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। और साथ साथ में आपको रिविजन भी करना है। जब मान लीजिए आपने वीडियो खोली, आपने देखा कंसेप्ट, उसके साथ साथ नोट्स बनाया, उसके बाद जब आपने 2 घंटे की वीडियो देख ली, नोट्स बना लिया, उसके बाद आप 30 मिनट दो, वापस से उसी टाइम उसको रिवाइज करो, ताकि पूरा का पूरा आपके दिमाग में चलने लग जाए कंसेप्ट, ठीक है। वरना उसको लिखा, आपने देखा और फिर कॉपी साइड में रख दिया, तो आप दूसरे दिन भूल जाओगे। उसी टाइम आप रिवाइंड करोगे तो आपको याद रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में आपने वीडियो देखा, 2 घंटे में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना बड़ा चैप्टर होगा उतना ज्यादा आपको टाइम वीडियोस के थ्रू कंसेप्ट समझने में लगेगा। तो मैंने एक एवरेज लिया है कि आपको 3 दिन लगेगा। तो आपको 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, इन 3 दिनों में आप वीडियोस देख करके उस चैप्टर का कंसेप्ट कंप्लीटली समझ जाओगे, और वीडियोस का काम आपका खत्म है। तो इस टाइम आपका क्या रेडी हो गया? नोट्स रेडी हो गया, आपने रिवाइज कर लिया, कंसेप्ट कर लिया 3 दिनों के अंदर। और एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप नेक्स्ट डे की वीडियोस देखो, तो आपको पहले दिन का ये नोट्स जरूर रिवाइज कर लेना, ताकि पहले दिन का आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से करके जो आपका नोट्स है ना, वो बहुत बार, मतलब 3 दिन अगर आप पढ़ रहे हो तो 3 दिन में आपका नोट्स 3 बार रिवाइज हो गया, ठीक है। इस तरह करते करते नोट्स आप बहुत बार रिवाइज कर लोगे टिल एग्जाम, लगभग आप 100 बार नोट्स रिवाइज कर लोगे। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट डे, जो कि है 4 तारीख। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना है। मैं इस पे इसलिए जोर दे रही हूँ ना, क्योंकि होता क्या है कि लोग करते हैं, देखते हैं, फिर खा जाते हैं। तो क्या फायदा? आपने जो मेहनत की उसका क्या फायदा हुआ? इसीलिए रिवीजन वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिवीजन करना है होल डे, मतलब 3 घंटे जो मैंने बोला आपको दिन भर में मैथ्स को देने, उस दिन आप परसेंटेज का रिवीजन करो। इसको करते करते आपको क्या करना है, सीखो अभी से सीरियसली फॉर्मूला, कंसेप्ट, एवरीथिंग पेन उठा के रिवाइज करो। जैसे कि इस वाले दिन में आपको पर्टिकुलरली क्या करना है, जितने क्वेश्चन टीचर ने लिखाए होंगे, जो भी कंसेप्ट बताया होगा, आप उसको वापस से एक पन्ने पर याद कर करके लिखो। इससे आपको बहुत अच्छे से वो चीजें पता लगेगी। डोंट ट्राई टू मेक स्पीड, अभी वो टाइम नहीं है बिल्कुल भी स्पीड बनाने वाला, अभी सीखो अच्छे से। ये दिन कंप्लीट होने के बाद आता है 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख। ये आपको लगेगा बुक कंप्लीट करने में। आपको जो बुक्स कौन से पढ़ने हैं वो मैं आप लोगों को आगे वीडियोस में बताऊंगी डिटेल में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस क्वेश्चन की ये किताबें आती हैं, आप यहाँ से लेकर के शुरू कर सकते हो। और आप वेट करना चाहो तो मेरी डिटेल्ड वीडियो जो होती है बुक्स के ऊपर, उसकी भी वीडियो में जल्दी ही डालूंगी, तो वहां से आप शुरू कर सकते हो। तो बुक्स आपको परसेंटेज चैप्टर को करना है, तो आप एक टारगेट लो, मान लीजिए 150 क्वेश्चन अगर है और 3 दिन यानी कि 5 से लेकर 8 तारीख तक 3 दिन हुए, तो 50 क्वेश्चन पर डे का आपको टारगेट लेना है। इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है, विथ पेन करना है। ऑब्वियसली आप शुरू में पेन के साथ ही करोगे। विथ पेन कहने का मतलब है आपकी बहुत बार प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आप क्वेश्चन देख के ही मन में सॉल्व कर लेते हो। तो वो भी आपका स्टेज नहीं आया हुआ है, तो आपको पेन से करना है। टिक मार्क करिए पेंसिल से, जो भी बुक में आपको लग रहा है कि भाई वीडियो देखने के बाद, नोट्स रिवीजन करने के बाद भी आपको टफ लग रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, तो ये हाई टाइम होता है। आप जब टिक टाक करके रखो पेंसिल वगैरह से। और हो सकता है कि अभी बहुत मतलब ईजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको टफ लग रहा है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ पेंसिल से करो, क्योंकि आप जब 3-4 बार कर लोगे ना, तो एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि टफ क्वेश्चन होता कौन है, ठीक है। तब आप पेन से करना, लेकिन अभी आप पेंसिल से करो। और
और एक चीज मैं बता रही हूँ कि डेली आप जब दूसरे 50 क्वेश्चन में डालोगे तो पहले का जो 50 क्वेश्चन है आप उसको एक बार ग्लैंस ले लो और जो टिक मारा होगा उसको आप वापस से पेन उठा करके प्रैक्टिस कर लो। इससे आपका बुक बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। अब आता है नेक्स्ट डे जो कि है 9 तारीख, जिसमें आपको करना है सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए अभी तक आपका वीडियो हो गया, नोट्स बन गया, नोट्स रिवीजन हो गया, बुक हो गया। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं लगने वाला और बहुत जल्दी होगा। तो अब बोलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कहां से करें, तो आप सिंपली गूगल पर सर्च करके भी कर सकते हो। गगन प्रताप सर का या बहुत सारे और लोगों का टेलीग्राम चैनल होता है जिसमें कि उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ सिर्फ परसेंटेज के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। अगर उस तरह का कोई पीडीएफ आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कब से कब तक का करना है, तो 2023 से लेकर 2025 सीजीएल और सीएचएसएल का सिर्फ परसेंटेज चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उस दिन करना है। नेक्स्ट डे आता है 10/7/2025, जिसमें आपको देना है सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल मॉक। मतलब आप टेक्स्ट बुक का लोगे तो उसमें भी आपको सेक्शनल मॉक मिलेगा, या अड्डा 247 एक ऐप होता है जिसमें कि क्विजेस होते हैं, तो उसमें भी सिर्फ परसेंटेज का आपको मिलेगा। तो जहां से भी आपको मिल रहा हो आप उस दिन परसेंटेज का कम से कम 80-90 क्वेश्चन लगा लो जो कि आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 दिन का ये टाइम लगा दिया है आपको एक चैप्टर को करने में, लेकिन आपका ये जो चैप्टर रेडी हुआ है ना, ये मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हुआ है। अब आप कुछ भूलोगे नहीं इसको, लेकिन आपको बाद में एक हफ्ते बाद वापस रिवाइज करना होगा वरना वापस भूल जाओगे। लेकिन ये आपका पूरा पूरा बेस अब रेडी हो गया। अब ये परसेंटेज चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो ज्यादा टाइम लगा है, हो सकता है कोई चैप्टर बहुत छोटा होता तो वो आपको 5 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से करके एडजस्ट कर करके आपका जो है 6-7 महीने में 2500 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे विद रिवीजन। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, हर एक चैप्टर को इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। स्पेशल फोकस देखो कहाँ रखना है ताकि तैयारी करने के बाद आपको अफसोस ना हो कि यार हमने कहाँ तैयारी कर ली। तो बहुत ध्यान रखना है अप्रोच के ऊपर। देखिए ऐसे टीचर से मत पढ़िएगा जो कि बहुत ही लॉन्ग अप्रोच आपको बता रहे हैं, आप फंस जाओगे। अगर किसी भी क्वेश्चन को करने में ना आपको लग रहा है कि हर एक क्वेश्चन करने में आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम लग रहा है, इसका मतलब टीचर आपने गलत चुन रखा है। आपको मैक्सिमम 30-40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर इजी क्वेश्चन तो 10-20 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। इतना ही टाइम आपको कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व करने में लगता है। कैलकुलेशन पर अभी से ध्यान दो। अभी ये मत करो कि भाई मैं पूरा एकदम बच्चों जैसा, अगर मान लीजिए 125 इंटू 252 है तो आप इसको इस तरह से करके कैलकुलेट कर रहे हो, फिर जाकर आप आंसर मार्क कर रहे हो, ये मत करना। इसका कैलकुलेशन ईजी तरीके से कैसे कर सकते हैं वो अभी आपको अभी से ही सीखना है, उसको आपको उधार नहीं करना है। आपको टीचर जब वीडियोस में आप देख रहे हो कंसेप्ट बता रहे होगे तो वो कैलकुलेशन का भी कंसेप्ट बताते हैं, तो वो चीजें आपको सीखनी। इसके अलावा आपको अदर वेज भी सीखने अभी से ही, जैसे कि डिजिटल सम हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, कौन से इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा आते हैं, कौन से कम इंपॉर्टेंट है जिसको हम मतलब ज्यादा प्रैक्टिस ना करें तो भी चलेगा। ये सारी चीजें टीचर्स आपको वीडियोस के साथ साथ ही बताएंगे, तो आपको याद रखना ये सारी चीजें आपको नोट्स में भी लिखनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है हम रिवीजन कैसे करें, कि भाई हम पढ़ तो लेंगे, हम को सब पता भी लग जाएगा, आ भी जाएगा, हम रिवाइज कैसे करेंगे। तो देखिए रिवीजन के ऊपर मैं एक सेपरेट पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि रिवीजन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं यहाँ पे नहीं बता सकती, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने परसेंटेज चैप्टर कर लिया, उसके बाद रेशियो चैप्टर कर लिया, तो आप प्रोपोर्शन में तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक आप वापस से परसेंटेज चैप्टर रिवाइज नहीं कर लेते। फिर जैसे आपने प्रोपोर्शन के बाद ऐसा ही कर लिया तो आपको रेशियो पहले रिवाइज करना है। मतलब हर एक आगे के चैप्टर बढ़ने से पहले पहले का चैप्टर और उससे पहले का चैप्टर रिवाइज होना चाहिए। अब कैसे करें, क्या करें, कैसे टाइम निकालें, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, मंथली आपको 5 से 6 चैप्टर्स होने के बाद एक बार चैप्टर को रिवाइज करना है। और एक चीज यहाँ पर मैं ऐड करूंगी, डोंट गेट कैरिड अवे। मतलब होता है ना कि मैथ्स में जब हम बना रहे कोई चैप्टर हमें अच्छा लगने लग गया और हमसे बनने भी लग गया तो हम मैथ्स ही मैथ्स पूरे दिन पढ़ने लग जाते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि 3 घंटे तो 3 ही घंटे बस, ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद कैसे हम कैलकुलेशन स्पीड करें, सॉल्यूशन एक्सेट्रा अप टू द एग्जाम लेवल, मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्या करें, वीक है मैथ्स बेसिक्स तो क्या करें, इन सब चीजों के ऊपर मेरी अलग से वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना, क्योंकि यहाँ पे तो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, उसके लिए मैं टाइम टू टाइम वीडियोस लाती ही रहती हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं इंग्लिश स्ट्रैटेजी में, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज वाला हमारा सब्जेक्ट है, जिसको आपको 3 से 4 घंटे देने, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ही आते हैं मेंस में। तो जैसे कि मैंने मैथ्स में बताया था ना आपको कि एडवांस और अरिथमेटिक होता है, वैसे इंग्लिश में 3 चीजें होती है, एक होता है ग्रामर, एक होता है वोकैबुलरी, एक होता है कंप्रीहेंशन, और ये तीनों इंटर रिलेटेड है, ये अलग अलग नहीं है। यानी कि ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मेरी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, वोकैबुलरी वीक है, ये तीनों ना लगभग इंटर रिलेट होकर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो तीनों पर इक्वल फोकस करना है आपको, और सिमिलरली इंग्लिश में भी कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है आपको। और जैसे मैथ्स में मैंने बताया था कि अगर एक पहले का चैप्टर नहीं पता रहेगा तो दूसरा आपको समझ ही नहीं आएगा, सेम इंग्लिश में होता है, और इंग्लिश में तो ज्यादा ही होता है कि जब तक आप वर्ब चैप्टर
चैप्टर नहीं पढ़ोगे आपको टेंस कैसे समझ में आएगा, क्योंकि टेंस में वर्ब का ही यूज है। नाउन नहीं पढ़ोगे तो जीरेंट कैसे समझ में आएगा भाई, अगर वर्ब ही नहीं पढ़ोगे तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कैसे समझ में आएगा। आरसी पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता अगर आपको पहले की चीजें नहीं पता। तो हमेशा सीक्वेंस वाइज जाना है आपको। अब मैं यहाँ पर आपको एक टाइमलाइन बता देती हूँ। ग्रामर जो है ना लगभग इसमें 30 चैप्टर्स आप मान के चलो, नीतू मैम की बुक बहुत अच्छी होती है ग्रामर के लिए। तो 30 चैप्टर है, 6 महीने का टाइम मैंने जैसे को पहले बताया सिलेबस कंप्लीट करना, तो 5 चैप्टर करके आपको पर मंथ करना पड़ेगा और 30 दिन होते हैं महीने में और 5 चैप्टर करोगे यानी कि 6 दिन आपको एक चैप्टर के लिए मिलेगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो इंग्लिश की। ठीक है, ये अच्छा टाइम होता है। वोकैबुलरी में अगर मैं टाइमलाइन दूं तो 10,000 वोकैबुलरी लगभग हमारी एसएससी के फील्ड में आपको याद करनी पड़ेगी। सुन के बहुत लग रहा होगा लेकिन ये हो जाता है, मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कब ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत 6 महीने 7 महीने बहुत ज्यादा टाइम होता है। तो अगर 10,000 वोकैबुलरी है और 6 महीने में आपको करना है तो 1650 वर्ड्स आपको पर मंथ याद करने पड़ेंगे। वैसे अगर 30 से डिवाइड कर दोगे यानी कि 55 वर्ड्स आपको पर डे याद करने पड़ेंगे। तो इतना तो आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगेगा, याद ही नहीं हो रहा है, भूल जा रहा हूँ, बट करते रहोगे तो हो जाएगा। वोकैबुलरी में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि याद नहीं होता है। कैसे याद करें उसके लिए भी मैं आपको वीडियो आगे सेपरेटली बना के दूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ बताया आगे, लेकिन वो पूरी की पूरी वीडियो उसकी ही रहेगी। कॉम्प्रीहेंशन में क्या टाइम लाइन रखे, तो ये कॉम्प्रीहेंशन आप शुरू में नहीं कर पाओगे, मतलब अभी शुरू किया और कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से बनाने लगे, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन आपका तभी अच्छा होगा जब ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लगभग 3-4 महीने बाद कॉम्प्रीहेंशन पर ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए आपको पर डे 2 आरसी करोगे, पर डे 5 क्लोज टेस्ट, और मैं नरेशन और वॉइस को भी हमेशा कॉम्प्रीहेंशन में ही रखती हूँ। तो 20 नरेशन और 20 वॉइस चेंज डेली करोगे, और यहाँ पर 20 पीक्यूआरएस जिसको हम सेंटेंस अरेंजमेंट बोलते हैं, ये भी आपको डेली करना पड़ेगा, लेकिन ये अभी नहीं करना है। ठीक है, ये थोड़े टाइम बाद आपको शुरू करना है। सबसे पहले हम आते हैं ग्रामर के ऊपर कि ग्रामर को हम कैसे तैयारी करें। जैसे कि मैंने बताया सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज आपको करना है। वीडियोस से भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। देखिए वीडियोस के थ्रू आपको बहुत कुछ पता लगेगा, कंसेप्ट क्या होता है, कैसे कहाँ पर रूल सुनोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, रूल लगाना अच्छे से आएगा, इंपॉर्टेंट कौन से रूल्स होते हैं नहीं होते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको पता लगती हैं। लेकिन आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। जैसे कि मेरी इंग्लिश शुरू से अच्छी थी तो मेरे को कभी वीडियोस देख करके कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सेल्फ स्टडी करी, मैंने वीडियोस देखी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा जहाँ पे सॉल्व करवा रहे वो सब। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी ऐसा करो, आप वीडियोस के थ्रू कर सकते हो, इसमें कोई खराब बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, समझना आपका मेन होना चाहिए। कुछ लोग ना मैं देखती हूँ रूल्स रटते हैं, यार रूल्स रटने की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। रूल्स आपको समझ में आनी चाहिए कि क्यों लग रही है, क्योंकि रूल्स ना इंग्लिश के बहुत लॉजिकल होते हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर आप रूल्स खुद से बना भी सकते हो, आपको खुद ही समझ आएगा यहाँ पे गड़बड़ है। तो समझने पे ध्यान देना, रटने पे ध्यान नहीं देना है। अब बात आती है बेसिक्स वीक है तो क्या करें, इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मैथ्स वीक है या फिर इंग्लिश वीक है तो हम कैसे करें, क्योंकि आपको तो आते ही बहुत टफ लगने लगेगा, तो वो मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं यार इसको अभी स्किप करती हूँ, मैं बाद में ही बताऊंगी, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन रही है। सीधे हम आ जाते हैं कि इंग्लिश में हम ग्रामर की जो तैयारी है वो कैसे करें। तो जैसे मैंने मैथ्स में बताया था, सेम डेट वाइज मैंने बताया है। तो फर्स्ट जो 3 डेज आपके होंगे 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, सिमिलरली आपको वीडियोस देखनी है, एक चैप्टर वाइज जाना है। तो पहला जो चैप्टर होगा वो आप कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, जैसे कि वर्ब की वीडियो में आप बता रहे वर्ब चैप्टर आप कर रहे हो, तो इसमें आपको करना क्या है, कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से समझने हैं, समझो रटो मत। अगेन आई एम टेलिंग यू रूल्स, क्योंकि रूल्स रटते हैं फिर क्वेश्चन में थोड़ा भी ट्विस्ट आता है तो वो नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे मैं बोलूंगी ना कि यार इंग्लिश वो सब्जेक्ट नहीं है जो कि रट के आपका हो जाए, क्योंकि इंग्लिश आपका सिर्फ तैयारी के लिए नहीं है, आगे आप जाकर जॉब करोगे या कहीं बाहर भी जाओगे तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी ही होनी चाहिए। तो इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट मत देखो, ये आपको एक स्किल डेवलप करनी है अपने अंदर, ये सोचो। वो आप तभी कर पाओगे जब समझोगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। हाउ टू अप्लाई ये चीज समझो आप, और ये कैसे समझ में आएगा ना, मैं आपको बताऊं इंग्लिश आपको आती है कि नहीं आती है। एक टेस्ट क्या है कि अगर इंग्लिश में थोड़ा भी चेंज कर दूं ना किसी चीज में, अगर आपको समझ आता है कि इस चेंज की वजह से इसका मीनिंग कैसे बदला है, तो आपको इंग्लिश आती है। क्योंकि कुछ लोग क्या है ना, कैन बी रिकवर्ड और इट कैन बी रिकवरेबल, इनको सेम समझते हैं। तो अगर आपको समझ आता है कि भाई इसमें क्या गड़बड़ है, ये दोनों का मतलब क्या अलग है, तो मतलब आपको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, ठीक है ना, आपको बेसिक्स इंग्लिश तो आती है, ठीक है। और आपको इस वीडियो के साथ साथ ना ग्रामर तो पढ़ रहे हो, लेकिन कहीं पे भी आपको ऐसा वर्ड लगता है कि यार इसका मतलब तो मुझे नहीं पता था, तुरंत नोट करो उसको, क्योंकि अगर वो ग्रामर में दिया हुआ है तो हो सकता है वो आपका वोकैबुलरी पार्ट में आ जाए। क्योंकि एसएससी में जो क्वेश्चन फॉर्म करने वाले ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करेंगे बैठकर, उसको जो आसपास वर्ड दिखता है वो वोकैबुलरी में छाप देता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके साथ आपको नोट्स आप बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स का नोट्स तो नहीं बनता है। क्योंकि नीतू मैम की जो आप बुक लोगे ना उसमें ये रूल्स बहुत अच्छे से लाइन वाइज लिखे, तो आप सीधे वहीं से भी बार बार रिवाइज कर सकते हो। लेकिन नोट्स में आप अगर कोई टीचर इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, कोई ट्रिक बता रहा है, कुछ वोकैबुलरी वाली चीजें बता रहा है, तो वो आप नोट्स जरूर कर सकते हो। उसके बाद है नोट्स आपको डेली के डेली रिवाइज करना है बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट डे। ये तो आपको हर सब्जेक्ट में करना है,
ठीक है। उसके बाद अवॉइड अननेसेसरी कंसेप्ट, मतलब मैंने देखा ना कुछ टीचर्स बहुत रूल बढ़ा देते हैं जिससे कभी क्वेश्चन आया नहीं, कभी क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी कि नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की बुक्स हैं ये ग्रामर के लिए एनफ, इसके अलावा आप एक और बुक मैक्स टू मैक्स ले सकते हो, इसके अलावा आपको कहीं से भी और रूल रेगुलेशन और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास दिन आएगा, यानी कि 4 तारीख से 6 तारीख की 3 दिन जो है ये आपको देना है बुक्स में, उस चैप्टर का, मतलब से वर्ब चैप्टर पढ़ो तो उसी चैप्टर का बुक्स आपको करना है। तो बुक करते हुए आपको ध्यान रखना ईच एंड एवरी सेंटेंस विद एग्जाम्पल, रूल्स, क्वेश्चंस अच्छे से आपको देखने हैं, समझ में आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये चीज मुझे समझ नहीं आ रहा है, फोटो खींचो, किसी ग्रुप में भेजो, किसी से पूछो, लेकिन इंग्लिश में कंसेप्ट जरूर से जरूर क्लियर करो, अदरवाइज अटक जाओगे। यही टाइम है आपको टिक मार्क करना है, क्वेश्चन में हाईलाइट करना है जहां पे भी आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा टफ है या कुछ भी करना है, क्योंकि जो हाईलाइट और टिक मार्क है वो आगे आपकी पूरी की पूरी तैयारी में काम आने वाले हैं। जब एग्जाम का टाइम रहेगा और सारी चीजें रिवाइज नहीं कर पाओगे तो यही जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको रिविजन कहाँ करना है आपको पता लगेगा। नेक्स्ट डे पे आते हैं 7 तारीख, इसमें आपको करना है सिर्फ और सिर्फ PYQs उसी चैप्टर का, मतलब से वर्ब चैप्टर हम कर रहे हैं तो उसका PYQ हमको उठाना है 2022 से लेकर 2025 का प्री का CGL CHSL का सारा वर्ब का क्वेश्चन आपको कर लेना है। PDFs वगैरह आप रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और टूल्स कौन कौन से यूज करने, मतलब ये सब आपको कहाँ से मिलेगा उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट डे हम आएंगे 8 तारीख को, उस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल मॉक देना है, क्विजेस दे सकते हो, फ्री और पेड सेक्शनल मॉक दे सकते हो, सारे वर्ब के जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज वो आपको दे देने हैं, क्विजेस दे देने हैं। और डोंट ट्राई टू मेक स्पीड नाउ, जैसे कि मैंने बताया अभी नहीं बनने वाली आपकी स्पीड। इसके बाद गो ऑन विद द सेम स्ट्रैटेजी विद अदर ग्रामर चैप्टर्स, ये मैंने से बताया वर्ब चैप्टर को आप कैसे कंप्लीट करना है जिसमें आपको 8 दिन लग गए हैं। सिमिलर जो आपका वर्ब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो दूसरे जो चैप्टर से ऐसे ही करके आपको आगे बढ़ने हैं, मतलब पहले 3 दिनों में आपको वीडियोस देखने हैं, फिर 3 दिनों में आपको बुक देखना है, फिर नेक्स्ट PYQ करना है, फिर नेक्स्ट सेक्शन मॉक देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपका चैप्टर बहुत ही पुख्ता तरीके से रेडी होगा, आप भूलोगे नहीं उसको। इसमें आपको स्पेशल फोकस किस में रखना है मैं बार बार बता रही हूँ, समझो, रटो मत। फॉर इंप्रूविंग योर इंग्लिश प्रैक्टिस मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। कुछ लोग बोलते हैं याद नहीं होता, ग्रामर भूलते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते, इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ। यार एग्जाम में रूल नहीं आएगा कि भाई ये बताओ इसका रूल क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो जितना ज्यादा क्वेश्चन वर्ब पे लगाओगे उतना ज्यादा आपको वर्ब से रिलेटेड रूल याद होगा। सिंपल। कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे नहीं और किताब बैठ करके रूल याद करेंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और ये जो ग्रामर का वो है ना, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन क्वेश्चंस में भी। तो ग्रामर को कम नहीं समझना कि भाई हम ग्रामर छोड़ो यार, हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, हम तो यहाँ से पढ़े हैं। ग्रामर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा SSC में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में। वोकैबुलरी का मतलब होता है इसमें क्या क्या चीजें आती है, तो वर्ड मीनिंग आती है, एंटोनिम आती है, सिनोनिम आती है, फ्रेजल वर्ब आता है, इडियम्स आते हैं, स्पेलिंग आता है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें वोकैबुलरी के अंडर ही कवर होती हैं। तो वोकैबुलरी में आपको किन चीजों पे देखिए, सबसे पहली चीज तो ऑल ऑप्शंस आपको याद करने हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब एबंडेंट, जैसे कि इसका एंटोनिम होगा मिनिमल, तो अब एकदम रटते रहेंगे कि एबंडेंट का मिनिमल ही होता है। अगर मिनिमल की जगह स्पार्स आ गया जो कि और एबंडेंट का एंटोनिम होता है, क्यों मुझे पता लगा कि भाई मुझे एबंडेंट का मतलब पता है कि बहुत ज्यादा होने वाला, मिनिमल का मतलब पता है कम, और स्कार्स का मतलब भी मुझे पता है कम होता है। तो क्योंकि मुझे मीनिंग पता है दोनों वर्ड्स की, इसीलिए मैं एंटोनिम लगा पाई। लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि वो एबंडेंट का मतलब मिनिमल, मिनिमल, अगर मिनिमल की जगह और कोई ऑप्शन नहीं आया तो एग्जाम में मार के ही नहीं आएंगे। मतलब इस लेवल के भी लोग होते हैं। इसीलिए कभी भी आपको एंटोनिम, सिनोनिम इस तरह से करके क्वेश्चंस को नहीं याद करना है, हमेशा याद करना है जो वर्ड है वो चारों ऑप्शंस की मीनिंग। ऐसे क्या होगा, एक क्वेश्चन से 5 वोकैबुलरी आपकी याद हो गई। तो देखा आपको कितना अच्छे से समझ में आया। तो ये चीज आपको करना है, रटो मत, मीनिंग जानो, और कोई भी ऑप्शन आएगा एग्जाम में आप मार सकते हो अगर आपको मीनिंग चीजों की पता है तो। इसके बाद नो नीड टू स्टडी न्यूज़पेपर। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि SSC CGL के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत होती है, क्योंकि जितने बुक में दिया हुआ है ना वोकैबुलरी, और इसके अलावा वोकैबुलरी के लिए अलग से बुक मिलती है, अगर इतना ही कर लोगे ना तो बहुत है वो आपके वोकैबुलरी के लिए। न्यूज़पेपर में ढूंढ के अलग से वोकैबुलरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वोकैबुलरी में लोगों की बहुत शिकायतें होती है कि भाई हमें याद नहीं होता है तो क्या करें। इसी पर जैसे मैंने बताया आगे वीडियो बनाऊंगी, वीडियो बनाई भी हुई ये वाली, जाकर देख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगी। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको आपको बताऊंगी। देखिए वोकैबुलरी के लिए ना सबसे पहले तो आप वॉच वीडियोस ऑफ ट्रिक, 5-6 वीडियोस आप देखो। ये नहीं बोल रही कि पूरी की पूरी वोकैबुलरी आप वीडियो देख देख करके याद करनी है, 5-6 वीडियोस देख लो आप ट्रिक्स की। जैसे कि लिखो SSC CGL 2025 वोकैबुलरी ट्रिक्स, तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रिक बनता कैसे है और किस किस तरह का ट्रिक होता है। टीचर्स आपको जब ट्रिक्स बताएंगे तो आपको समझ में अच्छा ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, तो आप वो चीज वहां से सीख लो, ठीक है। और सुनोगे जितना ना उतना ज्यादा आपको वोकैबुलरी याद रहता है। इसके बाद स्टार्ट मेकिंग ट्रिक योरसेल्फ। अब क्या करोगे, जब आप कोई वर्ड देखो तो आपको खुद ब खुद ट्रिक से वो चीज याद आनी चाहिए। कैसे कैसे ट्रिक्स होते हैं, कैसे कैसे आप याद कर सकते हो, गूगल में सर्च करके जब आप कोई चीज को देखते हो, उसकी फोटोज देखते हो, सेंटेंसेस देखते हो, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो चीज, वो वर्ड आपके दिमाग में रह जाए, ठीक है। इसके बाद और तरीका होता है रिलेट विद
समवन, जैसे कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो किसी पर्सन के फीचर को बताते हैं, जैसे कि टॉकेटिव, अब इसका मतलब होता है बहुत जो बोलता है, तो ये वर्ड सुन के ही ना आपको किसी ना किसी की याद आएगी कि अच्छा ये बंदा है। तो आप इस तरह से रिलेट करके भी कुछ वर्ड्स याद करके रख सकते हो। निमोनिक्स के माध्यम से आप याद कर सकते हो। अटैच और फीलिंग, इससे भी याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, मैं कैसे याद करती थी, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुझे किसी की याद दिलाएगी या कुछ फील कराएगी, जैसे हॉरिबल। अब मतलब मेरे को ना ये वर्ड सुन के ही डरावना सा लगता है, तो इसका मतलब डरावना होता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके साथ फीलिंग अटैच कर सकते हो, या पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग भी ऐसी होती है, या पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस भी कुछ वर्ड्स का निकल के आता है, जो आपको पढ़ने से ही लगेगा ना कि इसका मीनिंग आपको पता हो ना हो, लेकिन लगेगा कुछ नेगेटिव होगा। जैसे कि स्कॉर्स, सुन के लग रहा है कि थोड़ा सा अलग होगा, कुछ नेगेटिव होगा। पैशनेट, सुन के ही लग रहा है कि थोड़ा जीलस, पॉजिटिव फीलिंग देता है ना। ऐसे करके भी आप वर्ड्स को अपने दिमाग में रख सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको मीनिंग नहीं भी याद है ना उस वर्ड की, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डेंट, मुझे इसका मतलब नहीं पता, ठीक है, अब हम ऑप्शंस में जाएंगे तो हम देखेंगे क्या कि पैशनेट, अच्छा इससे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। अगर मान लीजिए सिनोनिम पूछा है, इसका सिनोनिम पूछा है, तो पैशनेट पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। जीलस, आपको याद हो ना हो, आपको पता है पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। एपैथेटिक, आपको नहीं समझ आ रहा, चलो छोड़ो नहीं समझ आ रहा। ईगर, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, कोई चीज पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। तो ये तीन चीजें जब पॉजिटिव हो गई तो ये नेगेटिव ही होगा, और ये भी मतलब नेगेटिव ही होगा, तभी ये दो चीजें मिल पा रही हैं। नहीं तो तीन चीजें पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव ही होगी जो इसके साथ मिलेगी ना। तो ऐसा ऑप्शन लिमिट कर सकते हो, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा। तीन चीजें जो मिल रही है वो तो हट जाएगी, जो बचा वही आंसर होगा। तो इस तरह से करके आप ऑप्शन, मैं तो ऐसे ये ट्रिक यूज करके पता नहीं मैंने कितने बार मॉक में सही मारा है। मतलब मुझे लगता है कि मेरा 20-30% वोकैबुलरी तो ऐसे ही करके मैं करती थी और सही होते थे। तो ये बहुत ही काम की ट्रिक है अगर आप यूज कर पाओ तो। इसके बाद है रिवाइज फ्रॉम बुक्स विद सम ट्रिक। यहाँ से ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं वोकैबुलरी याद करने के लिए। डिटेल वीडियो में अलग से बनाऊंगी। अब हम आते हैं कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट पर। तो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट जो है ना वो बहुत ही मतलब मिक्सचर ऑफ ग्रामर वोकैबुलरी है। आप सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन पे सीधे नहीं आ सकते। कॉम्प्रीहेंशन में आता क्या क्या है, तो देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, नरेशन, और यहाँ वॉइस होगा, मैंने इसको वोकैबुलरी दिया वॉइस चेंज, इसको भी मैं कॉम्प्रीहेंशन में काउंट करती हूँ। हालांकि ये कॉम्प्रीहेंशन में ग्रामर में आता है, बट मैं इसको कॉम्प्रीहेंशन में ही बोलती हूँ। इसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी कॉम्प्रीहेंशन में आती है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट, ये जो तीन चीजें हैं ना, ये आप बिना ट्रिक के नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिना कर तो लोगे लेकिन बिना ट्रिक के जल्दी नहीं कर पाओगे। और मैंने भी ये गलती की थी कि मैंने बहुत टाइम तक ना ट्रिक कभी यूज ही नहीं की चीजों की वजह से के लिए, इसलिए मेरे को इंग्लिश में बहुत कम नंबर आते थे। मुझे लगता था यार सब आते हुए भी मेरे को नहीं आता। तो इसकी जो ट्रिक्स होती है वो मैंने बहुत मेहनत से पढ़ी थी, नोट्स बना करके रखा था, और इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी ये दोनों वीडियोस बना के रखी हुई, जरूर देख लेना। पूरा सार मैंने बताया हुआ है इन चीजों का, ठीक है। और नरेशन और वॉइस इजी होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती है उसको ऊपर कर लोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका अच्छा हो जाएगा। और टाइमलाइंस मैंने आपको पहले बता ही दी थी कितना कितना करना है आपको, लेकिन ये आप थोड़ा 3-4 महीने के बाद शुरू करना, ताकि आपको थोड़ा बहुत ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सारी चीजें आ रही हो, ठीक है। और अगर आपको इन सब चीजों के ऊपर, ट्रिक्स के ऊपर में नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो यार मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो। इस वाली वीडियो से एटलीस्ट मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तब जाकर के मैं ये वाली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत लगती है ट्रिक्स वाली वीडियोस बनाने में। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो जीएस की स्ट्रैटेजी है, जिसमें आपको दिन भर में 2 घंटे देने हैं, और ये कम मार्क्स की होती है, लेकिन सबसे बड़ा सिलेबस इसका ही होता है, क्योंकि इसमें इतना चैप्टर है, इतनी डीप चीजें हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए इसका कोई माप नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो में जो आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताऊंगी, जो आप इनपुट जितना दे रहे हो उतना कम से कम आउटपुट भी आए, क्योंकि जीएस में बहुत पढ़ के कोई फायदा नहीं है। हालांकि ये अच्छा रोल प्ले करता है मेंस में, लेकिन आपको पढ़ना उतना ही जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसी तरीके से तो जीएस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो देखिए पहले होता है सब्जेक्ट वाइज, जिसको बोलते हैं थ्योरी, यानी जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब हो गया। नेक्स्ट आता है स्टैटिक जीके, जिसमें कि स्टैटिक चीजें पूछी जाती है, जैसे कि विश्व की पहली महिला कौन थी जो इस पहाड़ पे चढ़ी, या चाइना की करेंसी क्या है, इस तरह की जो चीजें होती है चेंज नहीं होती है, वो आपका स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया। और एक आता है करंट अफेयर्स, जो अभी चल रहा है न्यूज में, इंपॉर्टेंट न्यूज, और ऐसे वाला न्यूज नहीं आता है यहाँ पे। खैर आजकल तो आने लग गया यार कि किसने कौन सा गाना गाया है, ये सब कुछ, लेकिन स्टैंडर्ड अच्छा होता है, अच्छा होना चाहिए करंट अफेयर्स का भी। तो इन सब को कैसे रेडी करना है मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्ट वाइज जो जीएस होता है उसको हम कैसे रेडी करेंगे। इसको भी मैंने डेट वाइज करा हुआ है, जैसे 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक 3 दिन तक आपको देखना है सब्जेक्ट वाइज, नॉट चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियो। मतलब आप एक कोई सब्जेक्ट पढ़ो, जैसे कि पॉलिटी की वीडियो आप शुरू कर रहे हो, या हिस्ट्री की वीडियो शुरू कर रहे हो, किसी की भी वीडियो शुरू कर रहे हो, आप 3 दिन तो उसकी कंसेप्ट वाली वीडियोस देखो, निचोड़ वाली वीडियोस देखो, एक ही वीडियो में जो दी रहती है। आप ऐसी वीडियोस आपको परमार एसएससी के चैनल पे मिल जाएगी, जीवी मूवर के चैनल पे मिल जाएगी, और भी आप सर्च करोगे तो ऐसी वीडियोस देखो जिसमें कि पूरी
पॉलिटी एक ही वीडियो में कवर करी हुई है। वो वीडियोस होंगी लंबी, 8-10 घंटे की हो सकती है, लेकिन कुछ कुछ करके आपको थोड़ा थोड़ा करके देखना है। उससे फायदा क्या होगा ना, एक ही वीडियो में जो टीचर्स कराते हैं वो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यूज, सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करवा देते हैं। और अगर आप टॉपिक वाइज देखोगे, जैसे राष्ट्रपति के ऊपर आप अलग से कोई वीडियो देख रहे हो, प्रधानमंत्री के ऊपर अलग से वीडियो देख रहे हो, उसमें अननेसेसरी चीजें भी कवर करके रखते हैं, तो चीजें नहीं आएंगी वो भी पढ़ाते हैं, और उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो जितने इंपॉर्टेंट बेसिक्स होते हैं, बहुत ज्यादा डीप वो नहीं चले जाते जो नहीं भी आता है, तो इसलिए हमेशा आपको निचोड़ टाइप की वीडियोस देखनी चाहिए। और साथ साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं, और नोट्स जीएस से बहुत शॉर्ट पॉइंट वाइज चार्ट बना करके, एरो वगैरह यूज करके बनाया जाता है। यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस आप लिख करके किताब रेडी कर रहे हो, या फिर नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो आप जो भी बुक आप पढ़ रहे हो हाईलाइट भी कर सकते हो, बट नोट्स बनाओगे तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। एग्जाम के पहले जब आपको रिवाइज करना होगा तो आपके काम आएगा। ठीक है, तो 3 दिन में मान लीजिए आपने पॉलिटी को पूरा अच्छे से समझ लिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, नोट्स बना लिया। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि जब भी आप नेक्स्ट डे की वीडियोस शुरू करने के लिए जाओ तो पहले दिन का नोट्स जरूर रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट जब 4 तारीख को आप आते हो तो 1 डे में पूरा का पूरा नोट्स रिवाइज करना है। जैसे पॉलिटी की जितने भी नोट्स आपने बनाए, उसका क्रोनोलॉजी देखा, उसको रिवाइज किया कि कंसेप्ट आपने पूरे दिमाग में आपको चलाना है कि क्या क्या बता रहे थे टीचर उस टाइम पे। चार्ट वगैरह जो आपने नोट्स बनाया होगा, कंसेप्ट जो है वो क्लियर आपका होना चाहिए। या अगर टाइम मिले तो आप जो वीडियोस आपने देखी उसको 1.5 और 2x पे करके भी देख सकते हो। हालांकि आई डोंट रिकमेंड इट टू मच, अगर टाइम है तो, नहीं तो मत भी देखो चलेगा, लेकिन नोट्स आपको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट 2 दिन आपको क्या करना है, 5 और 6 तारीख को जो आपके पीवाईक्यूज है ना, ऑल सीजीएल सीएचएसएल के 2022 से लेकर 2025 तक के दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, मतलब जैसे हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का वो आपको अच्छे से कर लेना, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता हो कि भाई मैंने जो पढ़ा उसमें से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे 7 तारीख और 8 तारीख। नेक्स्ट 2 दिन आपको देना है मॉक, सेक्शनल मॉक, टॉपिक वाइज मॉक, जो आपको देना है, क्विज देना है पॉलिटी का अच्छे से। उस दिन आपको सिर्फ बैठ करके 2 घंटे वही देना है। अब जैसे ही आपने पॉलिटी को रेडी किया है, वैसे ही आपको हिस्ट्री को रेडी करना है, वैसे ही जियोग्राफी को रेडी करना है। अभी जैसे मान लीजिए इसमें 8 दिन लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली 8 दिन नहीं लगेंगे, आपको 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन ले सकते हैं, लेकिन उसमें पूरा का पूरा आपका पॉलिटी भी रेडी हो रहा है, ये भी देखो आप। ठीक है, ऐसे करके आपको पूरा सब्जेक्ट अच्छे से, सारे ही सब्जेक्ट्स को अच्छे से करना है। आप जो सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज नहीं रखते, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो, पहले ज्यादा वेटेज जैसे कि पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इनको आप करो। अच्छा, हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो कि हिस्ट्री में आप अलग अलग वो कर सकते हो, जैसे कि मेडिवल हिस्ट्री का आपने अलग से पूरी वीडियोस देख ली, मॉडर्न हिस्ट्री की अलग से देख ली, एंशिएंट की अलग से देख ली, तो हिस्ट्री में आप ये 3 विभाग कर सकते हो इसके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक जीके को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपका स्टेप रहेगा, फाइंड आउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन ट्रेंड एंड स्टैटिक जीके विच आर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। मतलब देखो, बहुत सारे आपको बॉक्सेस और स्टैटिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी आप किताब लोगे उसके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही रिपीटेड टाइप के चीजें होती है जिससे कि बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि करेंसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, गेम स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो आप सबसे पहले ना ये फाइंड आउट करो कि कौन से क्वेश्चन स्टैटिक जीके में किस टाइप के ज्यादा आते हैं, उनको आप बुक पे जाकर उन बॉक्सेस को टिक मार्क कर लो और उनको पहले याद करो। उसके बाद अगर कुछ होगा तो करना, पहले इनको याद करो। और एक चीज आपको याद रखना कि स्टैटिक जीके में ना वो क्वेश्चन या वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि करंट अफेयर्स में आए हुए हो। जैसे कि मान लीजिए अभी रिसेंटली कुछ चाइना में हुआ हो, इजराइल में हुआ हो, तो आपको चाइना इजराइल के बारे में सब पता होना चाहिए, उसकी करेंसी पता होनी चाहिए, उसमें स्पोर्ट्स क्या खेले जाते हैं, वहां पे कौन प्रधानमंत्री है, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपको कैसे पता लगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो आप वीडियोस रिसर्च करो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, मेरी भी वीडियो है वो भी देख सकते हो, या और भी रिसर्च आप कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। तो उनको आपको पहले याद करना शुरू करना है। ठीक है, अब वो दिमाग में आ रहा हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, याद कैसे करें, तो देखिए ट्रिक की आपको वीडियो देखनी पड़ेगी फॉर पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, क्योंकि जीएस में ट्रिक बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इतना ज्यादा नहीं रट पाओगे, जैसे कि वोकैबुलरी में नहीं रट पाओगे। तो मान लीजिए आपने एक टॉपिक डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना है कि चीजों की पीएच वैल्यू, मुझे ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर करना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है कि भाई इसका पीएच वैल्यू कितना है। तो आपको क्या करना है, या तो एक क्रेजी जीके ट्रिक करके एक यूट्यूब चैनल है जहां से मैंने पढ़ाई करी थी, वहां बहुत ही अच्छा हर एक टॉपिक के लिए ट्रिक दिया हुआ है, आप वहां से कर सकते हो। इफ यू कैन मेमोराइज थ्रू योर ओन ट्रिक्स, उसको आप बनाइए निमोनिक्स के माध्यम से, फीलिंग्स रिलेट लाइक वोकैबुलरी जो मैंने बताया वैसे स्टोरी बना करके, इतना आपको कम से कम कर लेना है कि ऑप्शन मार्क कर पाओ। हो सकता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इंस्टेंटली आपके दिमाग में नहीं आ रहा है आंसर, लेकिन अगर वो आपको ऑप्शन दे दे तो आप बता सकते हो। तो इतना ही आपको याद करना है, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, इतना आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, तो 20 स्टैटिक जीके क्वेश्चन आपको पर डे करना है बुक से। तो देखिए आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगा लिए, आपने ट्रिक भी उसकी ढूंढ ली, अब आपको करना क्या है, एक टाइमलाइन बनाना है कि भैया मेरे को एक दिन में कितने स्टैटिक जीके करने। तो आइडियली 20 करो, बहुत इनफ है आपको करने के लिए, क्योंकि आपके पास भाई सब्जेक्ट वाला भी आप कर रहे हो, वीडियोस भी देख रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। 30 मिनट आपको लगेंगे, और रिवाइज करना जो प्रीवियस ईयर में पढ़ा है जरूर से
जरूर नेक्स्ट डे जाने से पहले। उसके बाद PYQs में उस टॉपिक से, जैसे कि मान लो PH वाला आपने पढ़ा, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन SSC सीजीएल में आए हुए हैं स्टैटिक जीके के, वो आपको ध्यान से कर लेना है। और स्टैटिक जीके में वोकैबुलरी में जो भी याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आप किसी और के साथ पढ़ रहे हो तो आपस में पूछा पूछी करो, वहां से आपको पता लग जाता है। या दिन भर में एकदम से क्वेश्चन कर दो कि भाई ये इसका मतलब क्या होता है, या मतलब इसकी करेंसी क्या है, तो मतलब इंस्टेंटली जो आप याद करो। जैसे मैं भी पढ़ती थी अपने एक फ्रेंड के साथ, तो एकदम से हम मैथ्स पढ़ते पढ़ते वोकैबुलरी का कोई क्वेश्चन पूछ लेते थे, जीएस का कोई क्वेश्चन पूछ लेते थे, तो वैसे पूरे दिन भर में हमारा रिवाइज होता रहता था। इस तरह से करके भी आप चीजों को याद कर सकते हो। तो स्टैटिक जीके में ये वाला पार्ट आपको ध्यान में रखना। और जीएस का जो एक मूल मंत्र है, रिवाइज अगेन एंड अगेन, क्योंकि इसमें रटना है, इसमें आपको कुछ समझना नहीं है, तो इतना ही रटना जितना आप ऑप्शन एलिमिनेट करके मार्क कर पाओ, ये मैं बोल चुकी हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। इसमें आपको देने हैं दिन भर में 20 से 25 मिनट। इसमें आप कैसे कर पाओगे, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि यार डेली देखने की जरूरत नहीं, किताब से पढ़ लो, ये कर लो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस, क्योंकि इससे जब टीचर आपको पढ़ाएगा ना, तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के बारे में नहीं बताएगा, बल्कि आपको बहुत वेरिएंट ऑफ इश्यूज बताएगा, बहुत कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड बता देगा। तो इसीलिए आपको देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। तो मैक्सिमम 45 मिनट की जो वीडियो होती है डेली करंट अफेयर्स की, किसी भी टीचर का आप देखना, रिसर्च करना, टीचर्स कौन कौन से अच्छे, उसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा। तो मैक्सिमम 45 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। 2-3 घंटे की भी करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, लेकिन उन सब चीजों को आपको नहीं देखना है। आप यूपीएससी का नहीं, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो। इसके बाद इसको 1.5x पे या 1.25x पे करके देखो, ये आपका 20-25 मिनट तक आ जाएगा, तो उतना आपको देना है। कंसेप्ट क्लियर करो। देखो करंट अफेयर्स ना आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम के लिए ही जरूरी पड़ता है, आगे चल के जब जॉब करोगे तो आपको नॉलेज होनी चाहिए यार, कुछ करंट अफेयर्स जो चीजें होती है उन चीजों की, ठीक है। तो इसलिए नॉलेज के लिए उसको पढ़ो स्पेशली, और इतना ही याद रखो जितना कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सको, जितना आप ऑप्शन देख करके मार्क कर सको। जैसे मुझे कभी भी याद नहीं रहता था जो फॉरेन की एक्ट्रेस होती थी या फॉरेन के जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होते थे, मेरे को बस इतना था कि मेरे को ऑप्शन देख करके ना कुछ तो पता लग जाए, हिंट, बस मैं वो ऑप्शन क्लिक कर दूंगी। इतना ही आपको भी करना है। उसके बाद जब आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस वगैरह देख लोगे, तो उसके बाद आपको देखनी है मंथली वीडियोस और 6 मंथ्स वाली वीडियो, जिससे आपका रिविजन होगा। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताने भूल गई आपको कि ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये आपको अलग से टाइम निकाल करके नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो इसलिए आप इसको ब्रेकफास्ट और लंच के टाइम पर एज अ मूवी जैसा देख लो, जिससे आपको मजा भी आएगा और आपका करंट अफेयर्स हो भी जाएगा। और इसमें आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जब भी आप आगे की करंट अफेयर्स की वीडियोस देखो, तो पहले वाला थोड़ा थोड़ा दिमाग में रिवाइंड कर लो, ताकि आप भूलो नहीं। और रिवाइज कैसे करोगे, तो जो भी टीचर आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस से आप पढ़ रहे हो, वो आपको पक्का टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फॉर्मेट में उस डे का करंट अफेयर्स का पूरा देगा। मंथली पीडीएफ भी देगा, वो ईयरली पीडीएफ 6 मंथ्स की पीडीएफ भी देगा। तो आप सिंपली पर डे वाली जो पीडीएफ है, वहां से आप पहले दिन का रिवाइज कर सकते हो। और पूरा करंट अफेयर्स कैसे रिवाइज करोगे, तो मंथली वीडियोस देखो, 6 मंथ्स की वीडियो आती है, वो भी देखो फॉर रिविजन। और रिवाइज कहां से करना, तो जैसे कि मैंने बताया, पीडीएफ जो है वहां से रिवाइज करिए अब बिफोर एग्जाम। और उसके बाद आप मॉक से रिवाइज तो आपका होता रहेगा पूरे साल, सेक्शनल मॉक, मंथ वाइज मॉक करंट अफेयर्स आता है आपका। अडर 247 का जो ऐप है, उसमें आपको फ्री में आप मॉक दे सकते हो, पे करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन आता है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको रिपीट होकर के नहीं आने वाली है। और जस्ट टेक एन आइडिया कि PYQ से किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स को रेडी करना है। अब हम आते हैं सबसे ज्यादा अंडररेटेड सब्जेक्ट, जो कि है रीजनिंग। इसमें आपको 30 मिनट दिन के आप शुरुआत में दोगे, मतलब 3-4 महीने, उसके बाद आप का मॉक से ही रिवाइज होता रहेगा। तो शुरू के 3-4 महीने आपको 30 मिनट लगभग डेली इसमें देने हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, देखो डायरेक्टली स्टार्ट करो सॉल्विंग फ्रॉम PYQs। 2022 से लेकर 2024 का CGL और CHSL का जो PYQs क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व करना शुरू करो। टारगेट लो एक दिन में 25 क्वेश्चन, यानी कि मेरे को प्री का एक पूरा का पूरा सेट कंप्लीट करना है। अब डायरेक्टली वहां से सॉल्व करो, लेकिन आपको वीडियोस भी देखने हैं, सारे ही कंसेप्ट के सबके वीडियोस नहीं देखने हैं। यहाँ पर आपको वीडियो सिर्फ उन टॉपिक्स के देखने जो कि डिफिकल्ट हो और टाइम टेकिंग हो, जैसे कि सीरीज का क्वेश्चन हो गया या फिर काउंटिंग ऑफ फिगर्स का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे है ना जिसमें कि आप अपना दिमाग लाके कर तो लोगे, लेकिन लेट लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको वीडियोस के थ्रू देख लेना है। कौन से वीडियोस के थ्रू देखना है, तो कोई भी टीचर का आप टॉपिक सर्च करो, कोई भी टीचर रीजनिंग में अच्छा ही पढ़ाएगा, सेम ही टाइप का कंसेप्ट बताते हैं। तो वहां से आप 15-20 मिनट की कोई भी एक वीडियो देख लो उस टॉपिक के ऊपर, कंसेप्ट को सीख लो। उसके बाद जब आप PYQ बनाओ तो देखो कि टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसमें आपको कोई भी स्पेसिफिक टीचर चूज करने की जरूरत नहीं है। मेक नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स इफ नेसेसरी विद एग्जांपल। मैंने ये चीज करी थी, जैसे मैंने कैलेंडर वगैरह होता है, तो इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें कि आपको विद एग्जांपल उसको नोट बनाने पड़ते हैं, जिसमें कि आप रिवाइज करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो इन क्वेश्चंस पे ही बनाओ, सारे ही क्वेश्चंस पे, सारे ही टॉपिक्स पे रीजनिंग में करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद आपको करना है PYQs और मॉक टेस्ट। तो PYQs जो है, इसके लिए आपको कोई भी बुक बाय करने की जरूरत नहीं, आप सिंपली PDF उठा करके कर सकते हो, या फिर आप कोई टेक्स्ट बुक लोगे तो वहां पर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलता है। शिक्षा एक ऐप होती है, शिक्षा एक वेबसाइट है, वहां से भी जाकर के
जाके आप पीवाईक्यूज डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे वहाँ पे पीवाईक्यूज दिए हुए होते हैं। तो आपको 25 क्वेश्चन डेली पीवाईक्यूज का टारगेट लेना है और रैंडम टॉपिक वाइज सेक्शन मॉक आपको या क्विज आपको मिले लीजर टाइम में लगा देना। रीजनिंग के लिए अलग से आप टाइम मत निकालो मॉक के लिए, जैसे अड्डा 247 मैंने आप बताया, उसमें रीजनिंग के भी क्विजेस आते हैं, तो 5-10 मिनट दिन भर में जब भी लीजर टाइम मिले तो आप क्विज लगा लो रीजनिंग का। तो इस तरह से करके आपको रीजनिंग को पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा हो। अब मैं आती हूँ कि भाई इसमें मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई, लेकिन बहुत कुछ अभी भी मिसिंग है जो मैंने नहीं बताई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हुई। एक एक चीज अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, जैसे कि बुक्स कौन सी हमें लेनी है, टीचर्स कौन सा लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या, कोर्सेज कैसे ले, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अल्टीमेटली सिलेक्शन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इन चीजों के लिए इस पर जल्द ही वीडियोस लेके आऊंगी। सो फाइनली मेरे गले में हो गया है दर्द, मैं लगातार 2 घंटे से बोली जा रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सैल्यूट टू योर पेशेंस कि आप अगर अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब बहुत ज्यादा सीरियस हो और मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम इस बार जरूर निकलेगा। लाइक करिए अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है। यार मेरे गले में दर्द हो गया है बिल्कुल, मैंने तब से पानी नहीं पिया है। शेयर करिए जो भी लोग एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी करने वाले हैं, कर रहे हैं, व्हाटएवर। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और काम की वीडियोस चाहिए, क्योंकि एसएससी के फील्ड में मेरे से अच्छा कंटेंट कोई नहीं बनाता, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि आकर आपको सिर्फ इतना बोलूँ कि हाँ पढ़िए भाई, सही डायरेक्शन में रहिए। मैं आपको टू द पॉइंट चीजें बताती हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट जरूर करना, ये आपके लिए है। आई विल क्रैक एसएससी सीजीएल 2026 सो दैट आपको खुद को मोटिवेशन आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी। तब तक के लिए जय हिंद।